जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। हम ये समझते हैं कि आधे 22 अक्टूबर वो दिन है जब पाकिस्तान की फौज ने कबायली लश्करों का रूप धार के रियासत जम्मू कश्मीर पे हमला किया। मुजफ्फराबाद में इनका हमला था और इस हमले के बाद इस हमले का मकसद ये था क्योंकि हमारे जो किंग थे, हमारे जो बादशाह थे 1947 में, महाराजा हरि सिंह जी रियासत का इलाक किसी भी मुल्क के साथ नहीं करना चाहते थे। महाराजा हरि सिंह जी की ख्वाहिश ये थी कि रियासत जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखा जाए और इसको एशिया का स्विट्जरलैंड बनाया जाए। तो महाराजा हरि सिंह जी ने रियासत का इलाक करने के बजाय पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया था कि जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी इलाकों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान थे, वही ताल्लुकात हमारे कायम रहेंगे और रियासत का फैसला रियासत के अवाम करेंगे। पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद, विच इज नोन एज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को रियासत पे हमला किया। अब ये बहुत लंबी कहानी है। जिस तरह अजय जी आपने कहा, मेजर जनरल अकबर खान जो इस सारे ऑपरेशन के, इसको ऑपरेशन गुलमर्ग पाकिस्तानी आर्मी ने कहा, इस सारे ऑपरेशन के इंचार्ज थे मेजर जनरल अकबर खान। मेजर जनरल अकबर खान की अपनी लिखी हुई किताब जो 1970 में लिखी गई थी, रेडर्स इन कश्मीर, वो अभी मैंने 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे उसका पीडीएफ भी दिया है और मैंने सब लोगों से कहा है कि जो भी इसको पढ़ना चाहता है वो प्लीज मुझसे राब्ता करें, मैं वो पीडीएफ भेज सकता हूँ। तो दिस बुक इज अवेलेबल, प्लीज उसको सारे लोग पढ़ें और देखें। ये जो 22 अक्टूबर को कहा जाता है कि कबायली हमला हुआ था, तो नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL ने अपना ये मौकफ क्लियर कर दिया है और हम लोगों से ये कहते हैं, आवाम से ये कहते हैं कि वो मुताले पाकिस्तान के आसेब से, उसके जादू से बाहर निकले। ये पाकिस्तान का हमला था, ये पाकिस्तानी फौज का हमला था, ये कबायली हमला नहीं था। इसको बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तानी फौज ने GHQ के अंदर प्लान किया, पाकिस्तानी हुकूमत ने प्लान किया और कबायली लश्करों का रूप धार के रियासत पे ये लोग हमलावर हुए। 22 अक्टूबर को जब ये मुजफ्फराबाद में एंटर हुए तो क्या हुआ वहां पे, कृष्णा मेहता की किताब उस पे मौजूद है, एक माँ की सच्ची कहानी, उसका उन्होंने तर्जमा भी किया है, तो वो देख लीजिए। जो बंदा भी, और मुजफ्फराबाद में सबसे पहला शहीद कौन था? सबसे पहला शहीद था मास्टर अब्दुल अजीज। और मास्टर अब्दुल अजीज का जुर्म यह था कि मास्टर अब्दुल अजीज इन पाकिस्तानी खूंखार दरिंदों के सामने खड़ा हुआ था और उसने कहा था कि ये मेरे देश की बच्चियों को, मेरी बहनों को, इन बुजुर्गों को मत मारो, इन बच्चों को मत मारो, इनका क्या कसूर है? अगर तुम्हें कोई इख्तलाफ है तो हुकूमत के साथ बात करो। तो इन्होंने मास्टर अब्दुल अजीज को शहीद किया। नीलम और दोमेल पुल से हमारी नौजवान बच्चियों ने, रियासत की नौजवान बच्चियों ने दरिया नीलम और दरिया झेलम में छलांगे लगाई अपनी इज्जतें बचाने के लिए। इन वहशी दरिंदों ने हमारी रियासत में जो भी इनके सामने आया, बुजुर्गों को, बच्चों को, बीमारों को, जो राह चलता, जो भी इन्हें नजर आया उसको कत्ल किया, उनके घरों को आग लगाई, लूट मार की और जवान औरतें इनको मिली, उनको ये अगवा करके ले गए ये वहशी दरिंदे और उन्हें रावलपिंडी, लाहौर और काबुल की मार्केट्स में, पेशावर की मार्केट्स में जाके बेचा गया। ये मेरे वतन के साथ 22 अक्टूबर 1947 को हुआ और आज हम पूरी दुनिया में 22 अक्टूबर का ये स्याह तरीन दिन योम वहशत के तौर पर, योम बर्बरियत के तौर पर मना रहे हैं। मैंने अभी अजय जी आपको दिखाया था, इस वक्त मुजफ्फराबाद में नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL का प्रोग्राम, उनकी हमारी प्रोटेस्ट रैली चल रही है। अपर अड्डा लाल चौक से, मुजफ्फराबाद से ये रैली शुरू हुई है और ये नीलम पुल पे जाएगी और नीलम पुल पे जाके हम 1947 के
नहते मासूम रियासती शहरियों जिनको कत्ल किया गया था, उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे, पाकिस्तानी बर्बरियत की मजम्मत करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जदोजहद जारी रखने का अहद दोहराएंगे। इस वक्त माफी चाहता हूं, मैं इस वक्त सफर में हूं। हम इस वक्त लंदन की तरफ जा रहे हैं। लंदन में यहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे हमारा पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर हमारा एहतजाजी मुजाहरा होगा और उसके बाद शाम के 6 बजे जब सूरज गुरूब होगा तो हम 1947 के शोधा की याद में, जिन्हें पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान के वहशी दरिंदों ने जिन्हें शहीद कर दिया था, उनकी याद में हम मोमबत्तियां जलाएंगे और उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे। आज के दिन के हवाले से मेरा पैगाम रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आजत जी मैं आपका बहुत ममनून हूँ। और जहाँ पे जो अहबाब तशरीफ लाए हैं, मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी जो स्टेट फोर्सेस के मेजर जनरल थे, और डॉक्टर शबीर चौधरी साहब, मेरे इंतहाई भाई और दोस्त राजीव चुनी जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो इस प्रोग्राम पे आए हैं। तमाम लोग उनकी कीमती बातें सुनेंगे। मैं आज सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आइए आज के दिन हम हाथों में हाथ डाल के, कंधे से कंधा मिला के ये अहद करें कि जब तक पाकिस्तान के मनहूस साए को हम रियासत जम्मू कश्मीर से पैर नहीं फेंक देते, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। ये हमारा अहद है रियासती आवाम के साथ। नरेंद्र जी, आपके खानदान को शहीद किया गया 1947 में। मैंने बाल के ठाकरे की किताब पढ़ी है और मीरपुर जब क़यामत टूट पड़ी उसका तर्जमा किया गया है, प्रोफेसर खलीक साहब ने उसका तर्जमा किया है। जो कुछ आपके खानदान के साथ हुआ मीरपुर में, अपनी तरफ से पाकिस्तानी से पहले की तरफ से मैं दस्त बस्ता हाथ छोड़ के राजीव जी आपसे, आपके खानदान से माफी मांगता हूं। मैं विनती करता हूं कि हमें माफ कर दीजिए। हमारे बुजुर्गों ने जुल्म किया था, हमारे बुजुर्गों ने ज्यादती की थी, हमारे बुजुर्ग, मेरा ईमान है राजीव जी, हमारे बुजुर्ग इसका खमियाजा भुगतेंगे। अल्लाह ताला वादा शरीक, उससे बड़ा है, वो इंसाफ करेगा। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने जिस तरह रियासत के बच्चों को, रियासत की बेटियों को, रियासत के शहरियों को शहीद किया, 22 अक्टूबर से लेकर मिड अप्रैल बल्कि 1948 तक ये सिलसिला जारी रहा, इसका खमियाजा उन्हें अगली दुनिया में भुगतना पड़ेगा, ये हमारा ईमान है। लेकिन अजित जी, मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जमवाल जी, राजीव चुनी जी, आपके तवस्सुत से मैं रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम हिंदू, सिख और तमाम उन बहन भाइयों से, उन बुजुर्गों से माफी का खासगार हूं। बाज़ाब्ता तौर पे हम अपॉलॉजी सबमिट करते हैं, हम नादम हैं, हम शर्मिंदा हैं हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ 1947 में किया। लेकिन हम अहद करते हैं, देखिए इससे बड़ा इंसाफ क्या हो सकता है कि वो खानदान, वो बुजुर्ग, वो लोग जिन्होंने 1947 में जुल्म किया आपके साथ, आज उनकी औलादें, आज उनके बच्चे आपके साथ, आपके शाना बिशाना खड़े हैं और आपसे माफी मांग रहे हैं। ये तारीख का इंसाफ है। मैं रियासत जम्मू कश्मीर की पैगाम देना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की वहादत को बहाल किया जाए। ये जो आजादी के नारे लगाए जाते हैं, ये ढोंग है, ये फ्रॉड है, ये फ्रेब है। आजादी का कोई तस्वर इस वक्त काबिल अमल नहीं है। इस वक्त अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है सिर्फ और सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर की वहादत को बहाल करना। और इसका वाहिद तरीका मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन है जो 26 1947 को किया गया था, उस
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस बनाकर हम रियासत की वादत को बहाल कर सकते हैं। हम अवाम को, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तनाजे का फ्रीक बना सकते हैं। ये तनाजा अजित जी, मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी, राजीव चुन्नी जी, प्लीज ये पॉइंट नोट कीजिए। ये तनाजा भारत और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है, ये तनाजा रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम और भारत के दरमियान है। भारत ने फैसला करना है, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ने फैसला करना है कि हमें कौन सा मुस्तकबिल चाहिए, किस तरह का मुस्तकबिल चाहिए। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कार की नोयत क्या होगी। पाकिस्तान एक हमलावर है, पाकिस्तान एक गासिब है, पाकिस्तान एक जाबर काबज मुल्क है। पाकिस्तान की कोई कानूनी और आईनी हैसियत रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है और हम भारतीय हुकूमतों की भरपूर मजम्मत करते हैं। अजत जी, आपके तवसत से, राजीव चुन्नी जी आपके तवसत से, जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी आपके तवसत से हम उन तमाम भारतीय हुकूमतों की मजम्मत करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक लेजिटिमेट पार्टी के तौर पर डिस्प्यूट में रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान इज नॉट अ लीगल पार्टी टू द डिस्प्यूट। पाकिस्तान हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड। और प्लीज जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए मेरा पैगाम है कि उठ खड़े हूं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की के गासबाना कब्जे के खिलाफ, पाकिस्तान की जारियत के खिलाफ। पाकिस्तान को हमने रियासत में से बाहर निकालना है। पाकिस्तान यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से आया था। जब तक पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं निकलता, कोई खूबसूरत मुस्तकबिल नहीं मिल सकता, हमें अपने वसाइल पे कर्जा नहीं मिलेगा, हमें बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं मिलेंगे। आज के दिन हम ये ऐड करेंगे। मुजफ्फराबाद में मैंने आपको रैली दिखाई है, मुजफ्फराबाद में हम ये ऐड करेंगे, लंदन में हम ये ऐड करेंगे, दुनिया भर में हम जहां भी मौजूद हैं हम ये ऐड करेंगे आज के दिन कि जब तक हम पाकिस्तान को रियासत से निकाल नहीं लेते, हम, हमारी आइंदा नस्लें 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, 100 साल लगे, जब तक पाकिस्तान के पाक वजूद से हम अपनी इस पवित्र धरती को दोबारा पाक नहीं कर लेते, हम, हमारी नस्लें, हमारे बच्चे चैन से नहीं बैठेंगे। आज मेरा यही पैगाम है। एक दफा फिर आखिर में मैं जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी आपसे, राजीव चुन्नी जी आपसे, अजित जम्वाल जी आपसे माफी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ अपनी तरफ से, पीओजेके के उन लोगों की तरफ से जिन्होंने 1947 में जुल्म ढाया और तमाम पीसफुल पॉलिटिकल वर्कर्स की तरफ से। हम आपके शाना बिशाना अपनी जिदोजहद जारी रहेगी। प्लीज आप अपना रोल अदा कीजिए। आप ग्रेटर जम्मू, मेनलैंड जम्मू के साथ आपका ताल्लुक है। हम आपके वो डोगरे हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं। हमें क्लेम कीजिए, हमें दोबारा वापस मांगिए। हम पे दुश्मन का कब्जा है, हमारी मदद कीजिए, हमें दुश्मन के कब्जे से हमारी जान छुड़ाइए। हमारी गर्दन दुश्मन ने दबोची हुई है, हमें निजात दिलाइए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। सॉरी, मेरी आवाज म्यूट थी।
थैंक यू प्रोफेसर सजाद राजा साहब, बहुत इमोशनल होके आपने कुछ बातें कही और अपने जो आपके बुजुर्ग थे उनसे जो गलतियां हुई, जो उन्होंने अपने लोगों के साथ उस वक्त एक उसको कहेंगे कि उनके साथ जुल्म किया, तो उसके लिए आपने माफी मांगी आज की कौमों से, अपने राजीव जी से जिनकी फैमिली वहां से माइग्रेट होके आई और बहुत वहां पे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो ये पैगाम है कश्मीर के उन मिसगाइडेड लोगों से भी जो इस वक्त वहां पे माइनॉरिटीज के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में 11 के करीब वहां पे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको मारा है, कि आप पाकिस्तान के बहकावे में आके किसी रिलीजन के नाम पे अपने ही लोगों के खिलाफ जंग मत करिए। ये आप बाद में पछताएंगे जब पाकिस्तान के यहाँ पे अपने प्लान्स जो हैं वो कामयाब अगर हो गए। हालांकि भारत सरकार सक्षम है उनके सभी जो प्लान्स हैं पाकिस्तान के यहाँ के लिए जम्मू कश्मीर को छीनने के, वो उनको डिमोलिश करने के लिए। ये हमारी सरकार ने जब पिछले दिनों बालाकोट किया और सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, तो उन्होंने अपना एक कमिटमेंट दोहराई थी कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक अटूट अंग है और रिमेनिंग टास्क जो है वो पीओजेके को वापस लेना है। और जम्मू कश्मीर जो इस वक्त भारत के साथ है उसके ऊपर कोई तनाजा नहीं है। हमारा तनाजा जो है वो पीओजेके इस वक्त जो पाकिस्तान के कब्जे में है और जो अक्साई चिन्ह है जो चाइना के कब्जे में, तनाजा उसके ऊपर है। लेकिन अभी अगर देखा जाए फिलहाल तो भारत सरकार के पास भी जो पाकिस्तान की वहां पे एक पैठ बन गई है कश्मीर में, टेररिस्ट मूवमेंट जो वो वहां पे चला रहे हैं, उसके ऊपर इनका भी कोई सॉलिड प्लान नहीं है। अभी आप देखेंगे हजारों के हिसाब से जो है वहां से लोग माइग्रेट होके अपने रियासतों में वापस जा रहे हैं, जम्मू आ रहे हैं। कश्मीरी पंडित जो यहाँ से नौकरी करने के लिए वहां पे गए थे वो भी काफी तादाद में वापस आ गए हैं। तो भारत सरकार जो है वो उसको एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान की जितनी भी साजिशें हैं जम्मू कश्मीर के खिलाफ उनको विफल करना चाहिए और जो पीओजेके का हिस्सा है उसको वापस लेना। अभी मैं राजीव चुनी जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने मिलिटेंसी की भी बात की, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। देखें, मिलिटेंट्स आते हैं और कहां से आते हैं ये सब जानते हैं कि वो बाहर से आते हैं। उनको बॉर्डर से क्रॉस कराया जाता है, लॉन्चिंग पैड हैं, तो वो आते हैं, यहाँ आकर तशद्दुद फैलाते हैं, हम उनको ढूंढते हैं, फिर उनको मारते हैं। और ये सिलसिला काफी देर से चल रहा है और मुझे लगता है अगर इसका कोई पूरा इलाज ना किया गया मुकम्मल तौर पर तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। वो आएंगे, अपना काम करेंगे, हम उनको ढूंढेंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन ये काम चलता रहेगा। हमने कई बार कहा है, जैसे आपने भी अभी फरमाया, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर कोई मसला है तो वो कश्मीर नहीं है, वो पाक अधिकृत कश्मीर है। इसका मतलब है कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर से है। वो ऐसे वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं, और पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक धोखे में रखता है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पर उनकी अपनी सरकार है, अपना ढांचा है, अपनी सुप्रीम कोर्ट है। इस तरह से वो दिखाता है पूरी दुनिया को। तो मैं समझता हूं कि जब तक हमारा इलाका, जिस पर हमारा एक संकल्प भी है कि वो हमारा अभिन्न अंग है और हम उसको अपने साथ जोड़ेंगे, जब तक हम उसको वापस नहीं लाते ये बीमारी का इलाज होने वाला नहीं। क्योंकि जब पाक अधिकृत कश्मीर नहीं रहेगा पाकिस्तान के पास, तो वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चलाना पाकिस्तान के अंदर और लॉन्चिंग पैड्स बनाना सारी दुनिया को जवाब देने में पाकिस्तान को दिक्कत आएगी। तो मैं हैरान हूं इस बात से कि इलाका हमारा और हमारे ही खिलाफ उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम कागजी बातें कर रहे हैं। पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर देना, उसके बाद फिर सो जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने भोगा है, मेरे जैसे लोगों ने, हमारी 3 पीढ़ियों ने इसका ध्वंस झेला है आज तक, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे
उनकी 3 पीढ़ियां शासन कर गई, दिल्ली में भी और कश्मीर में भी। हैरानगी इस बात की। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से जनरल गोवर्धन सिंह जवाल साहब यहाँ बैठे हैं, ये बेहतर जानते हैं क्योंकि ये वहां मोर्चे पर थे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब मुजफ्फराबाद जाता है 22 अक्टूबर की रात को जब हमला होता है, तो माना जा सकता है कि मुकाबला महाराजा हरि सिंह की फौज और पाकिस्तान में था, क्योंकि हिंदुस्तान कहीं सीन में नहीं था। लेकिन जब विलय हो गया, 27 अक्टूबर को विलय मान लिया गया और हमारी भारत की फौजें श्रीनगर में लैंड कर गई, उसके बाद मुकाबला तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आ गया। लेकिन उसके 1 महीने के बाद मीरपुर फाल होता है। ये क्या है? ये साजिश नहीं है? क्या कोई अंदर के लोग इसमें शामिल नहीं थे? जो लोग उस समय इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर कहलाए जाते थे, या और लोग जो फौज को निर्देश दे रहे थे, उन्होंने फौज को मीरपुर तक क्यों नहीं जाने दिया? वो जंगल तक जाकर क्यों रुक गई फौज? और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीनगर हम खाली कराते हैं, हम उड़ी खाली कराते हैं, हम बारामूला खाली कराते हैं, लेकिन 1 जनवरी 1949 को हम यूनाइटेड नेशन में सीज फायर को मानकर मुजफ्फराबाद के मुहाने पर जाकर खड़े हो जाते हैं और वहां पर रुक जाते हैं। हमारी फौजें इतनी सक्षम थी कि अगर श्रीनगर खाली हो सकता है, बारामूला खाली हो सकता है, उड़ी खाली हो सकता है और कई इलाके खाली हो सकते हैं, तो मीरपुर, पलंदरी, बाग जो पुंछ के इलाके हैं और मुजफ्फराबाद को खाली क्यों नहीं कराया जा सकता था? यूनाइटेड नेशन जिसका जन्म अभी 1945 में हमसे 2 साल पहले हुआ था, तो हम उसके पास शिकायत लेकर चले गए बजाय इसके कि हम उसका मुकाबला करते और उसको लाते। मैं समझता हूं आज वक्त आ गया है कि जो ध्वंस हमने झेला है, एक हाई लेवल कमीशन बनना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हो, रिटायर्ड या चीफ जस्टिस हो, जो इस बात की जांच करें कि पाकिस्तान के साथ साथ हमारे अंदर की कौन से प्लेयर्स थे, कौन सी ताकतें थी जिन्होंने इस सारे षड्यंत्र को रचा और इस तरह का एक डिजाइन तैयार किया कि उनकी 3 पीढ़ियां शासन करें। और उन्होंने किया भी। ये दिल्ली में भी हुआ, हमने देखा, और ये कश्मीर में भी हुआ, हमने देखा। लेकिन मेरे 3 पीढ़ियां आज भी कैंपों में रहकर बड़ी बुरी हालत में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। जो लोग इसके जिम्मेदार थे इन सारी चीजों के लिए, उन्होंने सत्ता भोगी, और जो लोग बेचारे जिनका कोई कसूर नहीं था, वो आज तक जो है वो इसकी सजा भोग रहे हैं। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और पाकिस्तान पे तो चलो हम मान सकते हैं कि वो एक विदेशी ताकत थी, एक हमारी दुश्मन मुबालिक था, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर के लोग इसमें शामिल थे। मैं तो समझता हूं कि उन लोगों की पहचान की जानी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और इस समय चाहे वो लोग इस दुनिया से जा भी चुके हैं, उसके बावजूद जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होती है या होनी चाहिए वो हो, और उन लोगों को एक्सपोज किया जाए और दुनिया के सामने लाया जाए। और ये बात भी देखने की जरूरत है कि उन इलाकों को काटा गया जहां पर कश्मीरी नहीं बोली जाती थी, जहां पर पहाड़ी बोली जाती थी, वहां के मुस्लिम भी कश्मीरी नहीं बोलते थे। हमें वो हादसा भी याद है, मुझे मेरे बुजुर्ग सुनाया करते थे कि जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक बैठक मीरपुर में हुई 1935 में, तो तब वहां पर पथराव हुआ, और वो पथराव किसी हिंदू सिख ने नहीं किया, वहां के मुस्लिम ने किया जो शेख अब्दुल्ला का विरोध कर रहे थे, और उस विरोध का भी शायद बदला लिया गया 1947 के बाद, क्योंकि उनके हाथों में सारा कुछ था। तो ये सारी चीजें हैं, इनको सामने लाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर बीमारी का इलाज मुकम्मल तौर पर करना है, ऐसे तो ये चलता रहेगा, अगर मुकम्मल तौर पर करना है, अपनी उस धरती का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए जिस धरती को हम अपना अभिन्न अंग कहते हैं, और जिसके लिए पार्लियामेंट के अंदर हम अपना रेजोल्यूशन लाए और उसे पास किए। और मैं देखता हूं, हम प्रधानमंत्री सतर की बातचीत करते हैं पाकिस्तान के साथ, विदेश मंत्री सतर की करते हैं, विदेश सचिव सतर की करते हैं, लेकिन कभी हम इस मसले को आगे नहीं लाते। मैं हैरान हूं कि हम यहां तवी पर एक आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं तो पाकिस्तान ऐतराज करने आ जाता है, भाई हमारी वाटर ट्रीटीज आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मेरे मीरपुर पर मंगला डैम बन गया,
मेरे मकान डुबो दिए गए और मुझे कहा जाता है आपको वापस ले जाएंगे और आपके घरों में रिस्टोर करेंगे। तो हम मुबारकबाद देते हैं उस समय भुट्टो को कि बहुत अच्छा किया आपने, वहां मंगला डैम बनाया और बिजली का प्रोडक्शन होगा, पाकिस्तान पूरा इससे जो है वो जगमगा जाएगा। इस तरह के काम हम करते रहे। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है ऐसी ताकतें जो इसके बीच में शामिल थी और जिन्होंने हमारे दुख और दर्द को और दुगना किया, क्योंकि जिस मेंटल ट्रामा के साथ हम लोग जिए हैं और आज भी जी रहे हैं, उसकी ना तो कोई कीमत अदा कर सकता है और ना आने वाला वक्त कभी करेगा। तो मैं ये जरूर कहूंगा और इस बात की मांग भी करूंगा आज अपने इस वेबिनार के माध्यम से कि सरकार एक कमीशन का गठन करे और वो कमीशन इस बात की खोज करे और उन लोगों को जिम्मेवार ठहराए, उनका नाम सामने आए, चाहे वो मरणोपरांत ही सही, लेकिन ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी के लिए एक कैंसर पाक अधिकृत कश्मीर की शक्ल में, जहां मिलिटेंसी और लॉन्चिंग पैड्स हैं, जहां से सारा उग्रवाद आता है और हमारे लोगों को सताता है और उनके जीवन को बर्बाद करता है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ हम जिस तरह से भी कर सकते हैं, और मैंने ये भी कहा है कि जो आज सीपैक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर भी हिंदुस्तान को दखल देना चाहिए, क्योंकि बड़े सारे ऐसे इलाके हैं जो हमारे हैं, जो पाक अधिकृत कश्मीर में हैं, वहां पर नदियों के रुख मोड़े जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं, कोई लीगल राइट नहीं है, मॉरल राइट नहीं है पाकिस्तान और चाइना का, और हम खामोश बैठे। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, इन सारी चीजों पर अगर हम एक ही तौर पर चलेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। हमारे दिल में भी 75 साल पुरानी एक टीस है जिसको ठंडा करने की जरूरत है, इन सारी चीजों से मरहम लगाकर, ये सारी चीजें कर कर, ताकि हम सोचें कि जो हो गया, जितने लोग हमारे मारे गए, उनकी निर्मम हत्याएं हुई, जैसे अभी सजाद राजा साहब कह रहे थे, वो जानते हैं कोई ऐसा परिवार नहीं है, खाली मेरा नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके 2, 4, 5 लोग ना मरे हों। तो लेकिन हमें उस बात का अफसोस नहीं है, देश के लिए हमने जाने दी हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद जो साजिश हुई, जिस तरीके से जो कुछ इस जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव किए गए, डेमोग्राफी को बदला गया। कुछ लोग कहते हैं जी कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलने के लिए 1990 से शुरू हुआ जब मिलिटेंसी आई। मैं एक बात साफ कर दूं कि आज दुनिया का इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, पाक अधिकृत कश्मीर अकेला ऐसा इलाका है जहां एक भी हिंदू या सिख आपको जिंदा नहीं मिलेगा, या मार दिया या भगा दिया या उसका धर्म परिवर्तन हो गया। पाकिस्तान में सिख मिलेंगे, पाकिस्तान में हिंदू मिलेंगे, पूरी दुनिया में हिंदू सिख मिलेंगे, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि जेनोसाइड हमारा हुआ, और जो यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने की बात हो रही है, ये 1947 में पाकिस्तान बनते ही शुरू हो गया, और उसकी पहली जो गोली चली पाकिस्तान की बंदूक से, वो मेरे लोगों की छाती पर चली। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद आजाद जी, आपने मौका दिया और हमने अपनी बात रखी। थैंक यू राजीव चुन्नी जी, आपने अपने दिल की जो टीस थी उसको सभी लोगों के साथ शेयर किया, और पीओजेके के लोगों के साथ जो हुआ और जो उदासीनता भारत सरकार ने दिखाई उनके प्रति, उसकी भी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तान तो जो हमारे साथ कर रहा है वो तो सारी दुनिया को मालूम ही है कि वो 1947 से लेके आज तक उन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर को जो हथियाने की उनकी राजनीति है उसको उन्होंने बंद नहीं किया। कभी उन्होंने रेगुलर आर्मी के थ्रू जम्मू कश्मीर पे हमले किए, चाहे वो 47 की बात ले लें या 71 की बात ले लें, और जो हमारे एरिए, उसके बावजूद, जबकि विनर जो थे वो भारत की फौज थी, लेकिन फिर भी जो हमारा एरिया पीओजेके की तरफ से जो हमने छीन लिया दोबारा से वापस, वो उस समय की तत्कालीन जो सरकारें थी उन्होंने वापस दे दिया। जो उन्होंने हमारा अपने कब्जे में किया उसको आज तक हमने ले ही वापस नहीं लिया। और कोई भी सिवाय एक खोखले नारों के, चाहे वो 94 का आप रेजोल्यूशन ही कहें कि वो हमारा अटूट अंग है, ये हमने किताबों में तो कह दिया, लेकिन ग्राउंड पे उसको वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन ये जो सरकार आई है इसकी राजनीति में हमें थोड़ा सा परिवर्तन लगता है,
कि शायद पीओजे के जो वापस लेने का टाइम है वो आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और अगर आप देखेंगे पिछले दिनों पुंछ में हमारे यहाँ के 9 जो जवान हैं वो मारे गए हैं। कश्मीर में जो लगातार वायलेंस है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और टेररिज्म में कोई वहां पे अभी तक रुकाव नहीं आया। तो ऐसे में अभी मैं डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब को दावत देना चाहूंगा। एक प्रोलिफिक राइटर हैं, जम्मू कश्मीर को लेके वो काफी कुछ लिखते रहते हैं। स्पीकर्स कॉर्नर के नाम तो अभी मैं डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब को इनवाइट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। वेरी गुड आफ्टरनून जनाब। सबसे पहले मैं आज़ाद जम्वाल साहब और जम्मू कश्मीर यूनिटी फाउंडेशन का शुक्रिया करता हूँ कि आपने सबको इकट्ठा किया और हमें अपनी बात करने का मौका दिया। असल में बहुत सी बातें करनी है, लेकिन मैं अपनी तकरीर अपनी जो मेरी अपनी प्रेजेंटेशन है उससे पहले मैं चंद बातें करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी अच्छी बातें की हैं सजाद राजा साहब ने भी और अभी जो प्रीवियस स्पीकर थे उन्होंने भी। मसलन चंद बातें ये हैं कि आज मसलन हमारा भी मुजाहरा हो रहा है। एक बात ये देख लें कि पहले ये मुजाहरे नहीं हुआ करते थे। आज यानी दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान के इस हमले के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। मेरी जमात यानी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी वो भी मुजाहरे कर रही है मुख्तलिफ जगहों पर। आज लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मुजाहरा हो रहा है, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मैंने जमवाल साहब से वादा किया था कि मैं यहाँ पर हाजिरी दूंगा। जनाब इसमें हमें देखने की जरूरत यह है कि अभी मेरे साहब जो मेरे मुझसे पहले थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि जब 22 अक्टूबर को हमला हुआ तो लड़ाई हो रही थी एक लिहाज से हमलावरों की और महाराजा की फौज की। ये पार्शियली ट्रू है। बेसिकली बात यह है कि इस मे बी पेनफुल टू मी एंड फॉर अदर्स एज वेल। बात ये थी कि उस वक्त तो उन्होंने जो मुस्लिम यूनिट्स ऑफ दी महाराजा आर्मी थी उनको उन्होंने जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बरगला लिया था, और उस वक्त बजाय इसके कि वो महाराजा की रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करते, जिसका उन्होंने हलफ उठाया हुआ था, जिसके लिए वो पैसे वसूल करते थे, जिसके लिए उन्होंने यूनिफॉर्म ली थी, जिसके लिए उनको बंदूक दी गई थी, उन्होंने बजाय इसके कि वो महाराजा की रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करते, अपने उस अहद का, उस जो है ना हलफ का जो है ना उसको पास रखते, उन्होंने जो हमलावर थे उनका साथ दिया था। तो जब उन्होंने हमलावरों का साथ दिया तो उसका मतलब ये था कि थोड़े से लोग रह गए थे महाराजा की आर्मी के नॉन मुस्लिम जो मुकाबला नहीं कर सके। तो दैट इज क्लैरिफिकेशन। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है। जमवाल साहब अभी कह रहे थे कुछ मेरी किताबों का भी, असल में मैंने ऑल टुगेदर मोर देन 72 बुक्स एंड बुकलेट्स लिखी हैं ऑन जम्मू कश्मीर, और मैं उसके बारे में मजीद बात करूंगा। अभी जो मोस्ट रिसेंट मेरी आई है लीगल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर जो है ना डिस्प्यूट, थॉरोली रिसर्च किया, मैंने बताया कि क्या क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ है, और इसमें लीगल हु स्टैंड्स वेयर। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कश्मीर के अंदर हो रहा है इसको फॉर सम रीज़न न्यू दिल्ली वाले इसको वेरी लाइटली लेते हैं। ये जंग जो है ना बेसिकली यानी दो कौमी नजरिए की जंग लड़ी जा रही है टू जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। इस पर आई कैन स्पीक फॉर आवर्स। साथ ही मेरे भाई ने मंगला डैम का भी जिक्र किया था। मंगला डैम तो चलो ये बहुत पुरानी बात है, 1967 की है, व्हाट ही सेड आई टोटली एग्री। लेकिन नीलम झेलम तो कल की बात है ना। वहां पर हमारे कितने लोग बेकार हुए, उनको कितनी तकलीफ हो रही है, और उनको पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा। हालांकि दो दरिया बह रहे हैं, झेलम भी और नीलम भी, जिसको आप किशन गंगा कहते हैं। तो वो भी इंसान ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया सिवाय नाराबाजी के, सिवाय यह है कि एक दो प्रेस स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। आगे मैं इन भाई साहब से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। वो कहते हैं कि जो डेमोग्राफी है ये आज नहीं बदली जा रही,
ये तो बहुत पहले बदली गई थी, मतलब 1947 में इसकी स्टार्टिंग होगी थी। फिर मंगला डैम जब बना तो लाख्स ऑफ पीपल वर अप्रूटेड, उनको कहाँ बात किया गया, पाकिस्तान के अंदर, एंड दे आर सफरिंग, उस वहां पर जाकर सफर किए नहीं, उनको रियासत के अंदर बात क्यों नहीं किया गया। पहली बात यह है कि मंगला डैम बनाया क्यों गया, इसको अलाउ क्यों किया गया, और ये स्टेट सब्जेक्ट लॉ उसके मुताबिक तो पाकिस्तान 1 इंच जगह नहीं ले सकता। इस क्लैरिफिकेशन के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आपको सबको ये देखना चाहिए कि हमारा मुकाबला किन लोगों के साथ है। जो मुतालिया पाकिस्तान के स्टूडेंट है, मुतालिया पाकिस्तान का सब्जेक्ट है और मुतालिया पाकिस्तान की उस किताब का नाम है, और इनको ये बताया जाता है कि जो कुछ मुतालिया पाकिस्तान में आ गया यही कुल सच है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। मैं एक बात इजाफा करके फिर मैं उसमें आई विल कम बैक टू माय टॉपिक, यानी 1971 की जो जंग होती है उसके बारे में मुतालिया पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान की बहादुर फौज ने हिंदुस्तान को हर मार्च पर उनको शिकस्त दी है, शिकस्त भी नहीं, शिकस्त फाश, यानी कंप्लीट, यानी उनको ना डिफीट किया है। लेकिन बाद में इंटरनेशनल साजिश के तहत जो है ना ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। अब लोगों को तो ये पढ़ाया जा रहा है, हमारा इन लोगों के साथ मुकाबला है जिन्होंने यानी तारीख को मसक किया हुआ है। और एक पाकिस्तानी राइटर ने किताब लिखी थी कि मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान, वो मेरे पास है उसकी कॉपी, कि किस तरीके से उन्होंने मसक किया हुआ हकाइक को। ना मैं स्टार्ट में मैं अपना शुरू करना चाहता हूँ, जो बातें आपने की हैं या कर रहे हैं या मेरे बाद आने वाले स्पीकर करेंगे, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वी नीड टू लुक एट द रूट कॉज क्या है इसकी। मैंने अपनी स्पीच अंग्रेजी में लिखी हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर मैं उर्दू में बात करूंगा। तो देखना यह है कि जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होती है उस वक्त ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन था वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। जब जंग खत्म हुई उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट नहीं रह गया था, वो ग्रेट पावर नहीं रह गई थी, इवन दो कि जंग जो है अमेरिका की मदद से उन्होंने जीत ली थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो 2 बड़ी पावर्स आ गई, एक सुपर पावर अमेरिका आ गई, दूसरा सोवियत रशिया आ गया। अब यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जंग तो एक तरह से जीत ली, लेकिन उनको ये पता था कि एक तरफ रशिया जो है उनके लिए चैलेंज मुहैया करेगा, दूसरी तरफ उनको ये था, ये नोट करने वाली बात है कि यूनाइटेड इंडिया अगर ब्रिटेन छोड़कर आ जाता तो विद इन फ्यू डेकेड्स जो है ना वो ब्रिटेन तो दूर की बात है वो अमेरिका को भी चैलेंज करता। ब्रिटेन, द ब्रिटिश पीपल न्यू द टैलेंट एंड द रिसोर्सेज ऑफ यूनाइटेड इंडिया, तो इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि इसको डिवाइड करना है मजहब की बुनियाद पर, और इसको बनाना भी इस तरीके से है कि एक हिस्सा वो जो जिसको लदा किया जाए वो जो है उनके इंटरेस्ट को सर्व कर सके, और वो जो हिस्सा बना उसका नाम पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान बना, और इन्होंने इस तरीके से उसको काट छांट की कि वो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह उसको दे दी गई। और फिर जो आगे जो बात आती है कि वो सिर्फ ये नहीं कि इंडिया को तकसीम किया गया, उनकी एक प्लानिंग का ये भी था कि रियासत जम्मू कश्मीर जिसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, रिसोर्सेज की अपनी अहमियत है, उसको भी इस तरीके से किया जाए कि ये जो है ना पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो इस तरीके से उन्होंने जो मैं कहूँगा कि इंपीरियलिस्ट अटैक किया था 22 अक्टूबर को, वो इतना एक तरह से ज़बरदस्त प्लान था कि वो कामयाब हो जाता। अगर ये तो ये समझता हूँ कि आप लोगों की, हम तो उनके कब्जे में आ गए, शायद आप लोगों की खुशकिस्मती थी या उनके जो लोग थे वहाँ पर जिन्होंने हमला किया था वो बारामूला इवन श्रीनगर तक पहुँच गए थे। अगर वो वहाँ पर लूट मार ना करते, वो जो है ना अपनी उस बारामूला के फतह के भांगड़े ना डालते, और यहाँ पर तकलीफ से मुझे कहना पड़ता है जिसका जिक्र सजाद राजा साहब ने किया है, उन्होंने वहाँ पर ख्वातीन के साथ बेरुमती की, न सिर्फ बारामूला में दूसरी जगहों पर भी, और वो डांस करते रहे, रेप करते रहे, किडनैपिंग होती रही, तो वहाँ पर उन्होंने टाइम ज़ाया किया। तो एक पाकिस्तानी राइटर है मेजर आगा मयूं अमीन साहब, वो अपनी किताब लिखते हैं, किताब में द 1947-48 कश्मीर वॉर, द वॉर ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटीज में वो लिखते हैं, देयर वाज प्रैक्टिकली नथिंग बिटवीन मुजफ्फराबाद एंड श्रीनगर, ठीक है जी, टू स्टॉप द ट्राइब्समैन। वो तो यही कहेंगे कि वो ट्राइब्समैन थे, मैं आगे जाकर साबित करूंगा कि ट्राइब्समैन कितने थे और क्या कर रहे थे। इसके अलावा मेजर जनरल अकबर जिनका जिक्र आया है उसको मैंने काफ़ी अपनी किताबों में भी कोट किया है। वो कहते हैं कि ओनली 35 miles remained of level road and virtually no resistance. The tribesmen had barely 2 hours journey left before
them, let Srinagar trembling seemingly at their mercy. तो वो बेसिकली उनकी नालायकी से ये टाइम ज़ाया हो गया। जहाँ तक मेरे भाई ने कहा कि क्वेश्चन वाली बात है, मैंने भी यहाँ पर नोट किया हुआ है, उसमें बात करूंगा कि उस वक्त के जो हिंदुस्तान के हुक्मरान थे वो क्या कर रहे थे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उस पर मैं बात करता हूँ। फिर उनको ये भी मालूम था कि अगर फर्ज किया किसी वजह से श्रीनगर कब्जे में ना आए तो उनके पास अपना एक आदमी था जिसको मेजर ब्राउन कहा जाता है, जो स्काउट्स गिलगित स्काउट्स का जो इंचार्ज था। उनको पता था कि ये हमारा आदमी है, इसको किसी वक्त भी एक्टिवेट किया जा सकता है, वो जो है गिलगित बल्तिस्तान को कब्जे में ले लेगा। ठीक है जी। अब देखना यह है कि जब पाकिस्तान बन गया, मुझे नहीं पता कि हाँ पता, मैं नहीं ये कहूँगा मुझे नहीं पता, मेरी थोड़ा रिसर्च है ऑन दिस टॉपिक, लेकिन ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे थे। उन्होंने तो बनने के बाद ही उन्होंने फौरन फैसला कर लिया था कि हमने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना है। और इसके लिए देखिए आमतौर पर कहा जाता है कि इमरान का इसका नाम आ जाता है जहन में भाई, आई डोंट लाइक द गाय। अच्छा, वो कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना बड़े जमहूरी आदमी थे, वो जमहूरियत को पसंद करते थे। अब उनकी जमहूरियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि विद इन फर्स्ट वीक ऑफ इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने डॉक्टर खान साहब, जो कि उस वक्त प्रोविंस फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था आजकल का KPK, उसकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी डॉक्टर खान साहब की, उनको उन्होंने यूनिलैटरली उसको खत्म कर दिया। दैट इज द लेवल ऑफ देयर उनकी है ना, कितनी वो जमहूरियत पसंद थे। आगे जाकर मैं बताना ये चाहता हूँ, वो कहते हैं कि जी ये हमने जो कुछ किया इस्लाम के लिए किया। मैं यहाँ पर एक कोट करना चाहता हूँ, जो यानी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने टेलीग्राम का जवाब दिया, जो जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, तो वो 15 अगस्त को दिया उन्होंने। और मैं आई कोट नाउ हियर, वो कहते हैं, पाकिस्तान वाले कहते हैं, योर टेलीग्राम ऑफ 12th October, the government of Pakistan agrees to have standstill agreement with the government of Jammu and Kashmir for the continuance of the existing arrangements pending settlement of details and formal execution of fresh agreement. अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है कि इट वाज अ रिटन एग्रीमेंट, कोई ज़बानी नहीं थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो। ये कहते हैं कि हमने इस्लाम के लिए पाकिस्तान को बनाया और जो कुछ किया जिहाद के नाम पर किया। मेरा इस्लाम, मेरा कुरान तो ये कहता है कि क्लियर कहता है, मैं आपको कहता हूँ, सूरत कुरान में सूरत बनी इसराइल है, आयत नंबर 34, उसमें लिखा हुआ है कि ऑनर योर प्लेजेस बिकॉज द प्लेजेस इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह सूरत अल-माइदा की एक आयत नंबर 1 है, उसमें भी कहा जाता है, ओ पीपल ऑफ फेथ ऑनर योर प्लेजेस, यानी मुख्तलिफ जगहों पर कहा गया कि अपने वादों का मायदों का पास करो। ये लोग कहते हैं कि हमने इस्लाम के लिए पाकिस्तान बनाया और इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर ये जो फसाद पैदा किया इन्होंने, जिहाद नहीं था। तो इसी से नजर आता है कि इनके इरादे क्या थे। मेजर जनरल अकबर साहब जो हैं, वो उन्होंने अपनी जो किताब जो रेडियोज इन कश्मीर जिसका जिक्र आ चुका है, उन्होंने सेकंड वीक में तो पाकिस्तान होता है कि 3rd वीक ऑफ अगस्त 1947 मरी में बहुत से लोगों को मिले, और उसमें ख़ास तौर पर जो लोग थे ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो माज थे, जो कि इलाके पाकिस्तान जाते थे, उनको साथ मलाया और कबायली जो लश्कर है उनके लिए भी तैयारी की। तो वो आप लिखते हैं कि यानी उसके बारे में जिक्र करते हुए जो मेजर आगा मयूं अमीन का जिक्र किया, वो कहते थे, मुस्लिम लीग हाई कमांड had asked Mian Fakharuddin, Minister of Refugees, to prepare a plan aimed at ensuring that the Muslim majority state of Kashmir should join Pakistan. ब्रिगेडियर अकबर खान, बाद में मेजर जनरल बने, उसको ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर अकबर खान, then serving in the Pakistani GHQ, wrote an appreciation of armed revolt inside Kashmir. अच्छा, on Mian Fakharuddin's request, मेरे पास रेफरेंस मौजूद है जिसको अगर चाहिए हो तो आप उस जो अप्रिशिएशन लिखी है उसने आर्म्ड रिवोल्ट इनसाइड कश्मीर, उसके लिए मीटिंग एक बुलाई जाती है। उसमें मेजर जनरल अकबर खान साहब लिखते हैं, कहते हैं कि हमें ये करें, एस्टैब्लिश सर्च स्टेशंस एनीवेयर विद, अगर हमने कश्मीर को हासिल किया तो फिर हमारे लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा। कि अगर मैं लंबा कोट है लेकिन इसमें खुलासा यह है कि कहते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान के लिए खतरात पैदा हो जाएंगे। जो है ना लाहौर से जो पिंडी जाने वाली सड़क है, इसको वो किसी तक वक्त काट सकते हैं अगर रियासत पूरी हिंदुस्तान के पास चली जाती है। और फिर वो ये कहते हैं कि इसके अलावा पूरी यानी रियासत जो है अगर उधर चली गई तो हमारे लिए रिसोर्सों का भी मसला बनेगा, पानी का भी मसला बनेगा। तो इस सारी चीज़ों को देने के बाद, तस्वीर देने के बाद, तो after giving, I quote here now, after giving details of economic importance of Jammu and Kashmir and how Pakistan heavily relies on this, he concluded, Kashmir's accession is not simply a matter of desirability,
but absolute necessity for our separate existence. इन दूसरे लफ्जों में 1947 में सितंबर की बात कर रहा हूँ, ये जब पेश किया गया कि वो समझते थे कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, अगर पाकिस्तान ने कायम रहना है तो रियासत जम्मू कश्मीर को हासिल करना है। ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया था। फिर आगे जाकर वो इस प्लान को फाइनलाइज किया। लाहौर में एक मीटिंग होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कोई, मैं किसी आम आदमी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, कहते हैं जी पाकिस्तान को जो माँ को पता नहीं था या जिना को पता नहीं था, वो मैं आगे जाकर साबित करूंगा कि ही वाज ऑन बोर्ड, इनफैक्ट एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अच्छा, और दूसरे जो माँ थे वहां पर बैठे हुए थे, उनको सबको कापियां दी गई जिसमें बैठे हुए थे मियां इफ्तिखारुद्दीन साहब थे, सरदार शौकत अयाज थे, फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद साहब थे, जो लेटर ऑन गवर्नर जनरल भी बने। तो जनरल मेजर जनरल अकबर ने वहां पर उनको जो है ना प्रेजेंटेशन दी और एक्सप्लेन किया कि हम इसको किस तरीके से काम करेंगे भाई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो गुलाम मोहम्मद साहब जो वजीर खजाना थे, ही इज गोइंग टू प्रोवाइड फंड्स, तो उसने फंड्स प्रोवाइड किए। वही देखिए, सैकड़ों या हजारों के हिसाब से लोग, यानी जो ट्रक्स आए या बसेस आई, वो पेट्रोल पर चलती थी, वहां पर तो नहीं चलती थी ना। और जो फंड्स प्रोवाइड किए गए किसने? पाकिस्तान किया, हालांकि पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज न होने के बराबर थे उस वक्त। they were starved for funds, yet they provided all the funds for this. फिर उसके साथ ही ब्रिगेडियर अकबर साहब कहते हैं, जो कहते हैं कि ब्रिगेडियर शेर खान साहब थे जो GHQ में थे, डायरेक्टर इंटेलिजेंस, वो भी है ना, उन्होंने कहा था ठीक है, डोंट वरी, जितने इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो इस आवर रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर कि यू नो एवरीथिंग व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड व्हाट एल्स इज हैपनिंग एवरीवेयर। सो जो अगर खाली ये तालिबान होते तो उनके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क का क्वेश्चन ही नहीं था। तो ये सारे का सारा जो है उन्होंने तफसील से बताया। फिर सिर्फ ये नहीं है कि एयर कोमोडोर मिस्टर जंजुआ वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है जी, जो वेपन्स जो म्यूनिशन है इसको हम प्रोवाइड करेंगे, सर्टेन एरियाज पर डंप भी करेंगे ताकि जो हमलावर हैं उनको वो उठा सकें। अच्छा, वो इस तरह की इंस्ट्रक्शन के बाद, अच्छा, मेजर जिन्हें ब्रिगेडियर अकबर खान कहते हैं, in line with instructions of the political leaders of Pakistan, emphasized in his plan that the presence and involvement of the Pakistani government must not be visible. The entire matter should be presented as a local uprising of Muslims of Jammu and Kashmir against cruel and Hindu despot. यानी कि सारा गेम तो पाकिस्तान बनाया हुआ है, प्रेजेंट ऐसे किया जाना चाहिए कि ये लोकल लोगों की अपराइजिंग है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान जो है उसमें नजर ना आए। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि वो लोग मुसलमान जम्मू कश्मीर के, डिवाइडेड जम्मू कश्मीर के वो मुसलमान जो अब भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के जेर असर हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उनके अपने मकासद थे जम्मू कश्मीर पर हमला करने के, और वेलफेयर ऑफ द पीपल या उनकी वेलफेयर या उनकी हिफाजत कोई उनके मसला नहीं था। इट वाज नॉट देयर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी वाज टू प्रोटेक्ट उनकी जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एंड रिसोर्सेज था, उनके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। और अगर आज भी हमको ये होश नहीं आती, समझ नहीं आती, तो फिर देन वी आर लिविंग इन सम अदर वर्ल्ड, वी आर नॉट लिविंग इन रियल वर्ल्ड। जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ पाकिस्तानी एग्रेशन ऑन जम्मू कश्मीर। फिर अगेन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, शायद आपने सुना भी होगा, हमें ये कहा जाता है कि अगर आपने एक बेगुनाह को मारा, यानी ये नहीं कि वो मुसलमान को मारा, एक बेगुनाह को मारा, दैट इज एज इफ यू किल्ड द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर इस्लाम के नाम पर कितने बेगुनाहों को मारा गया, कितनी औरतों ने नीलों में छलांग लगाकर या दरिया जेल में छलांग लगाकर अपनी जान दी और इज्जत बचाई, ये किसने किया? हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? फिर यहाँ पर मैंने पहले कहा था, मतलब ये देख लें कि मेरे जनरल अकबर की किताब के मुताबिक बारामूला में तो उस वक्त 14,000 के बाशिंदे थे, आबादी थी, और सिर्फ 3,000 बच सके थे, बाकी सबको उन्होंने जबा कर दिया। और फिर ये कहते हैं कि हम जहाद कर रहे हैं। कौन सा जहाद कर रहे हैं? तो ये लोग कहते हैं ना कि एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिज्म या एक्सट्रीमिज्म अभी शुरू हुआ है 1990 में। नो, इट स्टार्टेड 1947, वी सफर्ड इन 1947। ओके, नाउ यू पीपल आर ऑन द अदर साइड, जो हमारे भाई हैं वो सफर कर रहे हैं ऑन द अदर साइड। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, मेनी वाइट पीपल now question the role of India when a weak, vulnerable and disorganized Pakistan was planning its first military expedition to achieve an economic and strategic edge over India. What were the rulers of India doing? Were they not aware of these preparations? If they were aware of these preparations, what steps did they take to save Jammu Kashmir, save people and save Indian interests at that time? अब क्वेश्चन ये आता है कि वो क्यों बेखबर थे या क्यों उन्होंने कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया।
Even after the fall of Baramulla, when the raiders were knocking at the doors of Srinagar, the proposal of Sardar Patel was rejected. The Maharaja of Jammu and Kashmir desperately needed military help and requested India to help in this ghastly situation. Mountbatten, who was Governor General of an independent India and had a great influence on Prime Minister Nehru, on the Indian army and civil and political establishment of the time, insisted that unless Hari Singh signed an instrument of accession in favor of India, no troops should be sent. And Pandit Nehru agreed. He always used to agree with him. There are reasons for that. On the morning of 25th October 1947, the Defense Committee of India, headed by Mountbatten, met to analyze the situation and to take appropriate actions. Instead of taking some credible steps to save Kashmir, the Defense Committee asked VP Menon and Sam Manekshaw and a few senior officers to proceed to Srinagar by air to establish the exact situation and requirements. An Indian researcher, Rajnikant Puranik, asserts in his book, this was actually a deliberate ploy of Mountbatten to pass time and allow counter action by India, and not allow counter action by India, and let Pakistan gain an upper hand by force as the British desired, because Mountbatten would have known through the British CNC in Pakistan as the what Pakistan was up to. ये मैं आगे जाकर बताऊंगा कि उनको पता था कुछ. The delegation sent by India found the situation in Kashmir worse and anticipated and reported. They advised the Maharaja to move to Jammu. वो सब कहानियां आप जानते हैं क्या क्या हुआ क्या नहीं है. I would not waste your time on that. लेकिन एक बात ये है यहाँ पर कि delegation explained that if immediate help was not sent, the Muslims and Pandits of Srinagar would be butchered by the Pakistani raiders, and the valley of Kashmir would be lost to Pakistan. Mountbatten still insisted that the instrument of accession be first signed. तो उस पर उन्होंने रुकावट डाल दी, कुछ नहीं हो सकेगा. बाद में जब accession हो गया, उसके बाद भी now India was legally responsible for driving out the invaders and defending life, liberty, and property of all citizens of the state of Jammu and Kashmir. We shall examine that later. If Pakistan, India ने क्या किया क्या नहीं किया. अच्छा, Mountbatten वो कहते हैं वो रजनीकांत कहते हैं Mountbatten serving the pro-Pakistani interests, British interests, try to still stall sending the Indian army, saying that it was too late, raiders being at the door of Srinagar, but who made it late in the first place? Mountbatten himself. This view is also supported by another Indian writer who says Mountbatten delayed sending of the troops by saying that we need more information. He asserts that even after all the required information was available, Mountbatten used his influence on service chiefs, all British, so to dissuade the ministers from an airlift on the ground that it involved greater risks. Sam Manekshaw, who later became the first Field Marshal of Indian Army, he said that as usual, Nehru talked about the United Nations, Russia, Africa, God Almighty, everybody, still until Sardar Patel lost his temper. He said, Jawaharlal, do you want Kashmir or do you want to give it away? Nehru said, of course I want Kashmir. Then he, Pandit, said, Pandit Patel, sorry, Patel Saab, said, please give your orders. And before he could say anything, Patel turned to me and said, you have got your orders. I walked out and we started flying troops to the Srinagar. तो पॉइंट यहाँ पर ये मैं कहना चाहता हूँ, इधर थिंग्स आई एम लिविंग आउट, वो कहना चाहता हूँ कि वो नहीं चाह रहे थे कि हमला वो उस वक्त तक जब तक कि श्रीनगर टेक ओवर हो जाए. उनका प्लान ये था ऑफ इन्वेडर्स एंड प्लानर्स टू इंश्योर दैट श्रीनगर इज टेकन. दे वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन जम्मू. तो उनको अगर श्रीनगर टेक ओवर हो जाता तो उनको पता था कि लद्दाख वगैरह गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो भी उनके कब्जे में आ जाएगा. और जब when they realized that Indian troops have arrived on 27th October and they pushed the invaders out of Srinagar and up to Baramulla, then they activated Major Brown, and rebels of the Maharaja army had no difficulty in arresting and taking over control of these areas. लेकिन यहाँ पर एक बात फिर ये आती है कि गिलगित बल्तिस्तान was very important to strategically very important. The British knew it, India knew it, Pakistanis also knew it. Then the question arises कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को टेक ओवर क्यों नहीं किया on 22nd?
बिकॉज उनको पता था कि अगर हमने श्रीनगर को टेक ओवर कर लिया तो हमें गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वंस दैट यानी प्लान जो उनका जो प्लान ए जो फेल हो गया, then they activated plan B, which was asking Major Brown to take over, and which he did. अच्छा, अब इसमें ये कहना चाहता हूँ towards the to wrap this up, ये ये जो this unprovoked aggression had the following impact. It changed our destination. It changed secular ethos of Jammu Kashmir. It deprived us of our independence. It divided our beloved motherland. It divided families and people of Jammu Kashmir. It killed innocent men and women. It dishonored women and girls of Jammu Kashmir. Plundered and looted the resources of Jammu Kashmir. It is the main cause of our present miseries and troubles on both sides of the fourth division. Name of Islam was used to advance imperial agenda of Pakistan and to kill innocent people in name of religion. In one sentence, it is the cause of all our problems we face today. अब ये क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर भी किसी ने कहा था कि यूएन में हम क्यों गए, तो टाइटल्स में मैंने ये लिखा है कि व्हाई वाज द जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट रिफर टू द यूएन. As pointed out earlier, Mountbatten and the British had a big role in ensuring that strategically important areas of Jammu and Kashmir go to Pakistan. How the rest of Jammu and Kashmir is divided did not matter to them, as long as division continues to fester like a cancer wound and embitter relations between India and Pakistan. They also ensured that the dispute was internationalized by taking it to the United Nations. Mountbatten and Lord Ismay, his chief of staff, flew to Lahore on 1st November 1947. They had separate meetings with Muhammad Ali Jinnah, Governor General of Pakistan, and Liaquat Ali, Prime Minister of Pakistan. When during the conversation, Mountbatten said that tribesmen and the invasion was planned and supported by Pakistan, Jinnah refused. However, when later on he tacitly accepted this, that he has control over the tribesmen. Mountbatten proposed the following steps to be taken before the plebiscite. He said withdrawal of all tribesmen, withdrawal of all other fighters, followed by a plebiscite under the UN auspices to determine the future status of Jammu and Kashmir. This proposal meant plebiscite to be held while the army was there, I mean Indian army, and under the administration of Sheikh Abdullah. Mr. Jinnah could not have agreed to that because he and other leaders of Pakistan believed that with the Indian troops present, a plebiscite under the administration of Sheikh Abdullah will surely go against Pakistan. He therefore presented his own proposal: an immediate ceasefire, a mutual withdrawal of all alien troops, by alien he meant Indian troops as well, a plebiscite under joint control and supervision of two governor generals. At this stage, Mountbatten asked how the tribesmen would withdraw. Mr. Jinnah reportedly said, "I will call the whole thing off." Mountbatten made the following note of the meeting. जो उस meeting है उसकी जो report लिखी है, secret report है, Governor General's secret report to the British in London. So he will call the whole thing off. When I asked him how the tribesmen were to be called off, he said that all he had to do was to give them an order to come out and to warn them that if they do not comply, he would send large force to do that, to drive them out. During his trip to Lahore, Mountbatten also had a meeting with the General Gracie, and General Gracie briefed him of the situation if there was a war between two countries. And a point I want to emphasize here is General Gracie was the acting army chief at that time. He explained to Mountbatten that Pakistan was not in a position to fight India for a long time, and they will be defeated. And that was very important information for Mountbatten. And he urged, that Pakistan should avoid fighting. And then with this information, Mountbatten, wanted to ensure that there is no war, continuation of war. If war had continued, then it was sure that India would have won the war and would have taken the entire Jammu and Kashmir. So therefore, it was a British plan was to internationalize this dispute by referring it to United Nations, and they did it under Chapter 6, which means that they cannot force it. It has a different role, just like mediation and persuasion, etc., etc.
So in other words, when the case was taken to United Nations, India made a number of allegations. In this case, I want to tell that when Mountbatten had a meeting with Liaquat Ali was on board. He said India can take this matter to United Nations and even accuse Pakistan of certain things that, like helping the rebels, etc., providing arms and support. And then he said that will tremendously influence in his stand and his hand in Pakistan. And because the case was taken to United Nations Security Council, and where India made a number of allegations what Pakistan was doing, it was only appropriate that the Security Council would ask Pakistan to come and reply. And then by that, they wanted to ensure that Pakistan becomes a party. Like Sajjad Raja said and some others said, Pakistan was not a legal party to the dispute until the case was taken to the Security Council. And by presenting Pakistani case in Security Council, Mountbatten and Nehru, ensured that Pakistan becomes a party to the dispute. Otherwise, Pakistan was not a party. Dispute was, if any, was between the people of Jammu Kashmir, or ruler of Jammu Kashmir, and the New Delhi. But by this blunder of Mountbatten and Nehru, Pakistan became partner to the Arab party to the dispute. A Pakistani researcher Zebun wrote in a very long article. She says obviously Pakistan failed to result in any legitimacy for Pakistan claim within its borders. However, the Pakistani state was incredibly successful in cementing Kashmir as an invaluable and indispensable and eternal part of Pakistani national imagination. So basically, उन्होंने internationally Pakistan तो जीत नहीं सका, लेकिन उन्होंने लोगों को ये बता दिया कि कश्मीर मारा है, वो सारे का सारा मारा है. And then further on, she says, within a few years after independence, the Pakistani media had convinced the citizens of Pakistan that Kashmir, through any means, was not only legitimate, it was also a noble cause. The argument was simple. Kashmir was a Muslim majority area and hence could not be ruled by Hindus. By promoting such a narrative, the Pakistani state ensured that the Kashmir question was enmeshed with the question of Pakistani identity and that both questions were framed in religious terms. तो जो पाकिस्तान के भी सोच रखने वाले बंदे हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जो जंग लड़ रहा है कश्मीर में या पहले जैसे लड़ रहा है, that is for the survival of the two nation theory, which was, आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, बे ऑफ बंगाल में डुबो देगी थी, उसकी पहले भी कोई हैसियत नहीं थी. तो in other words, United Nations Security Council जो है, representing the international community, regarded Pakistan as an aggressor. And that is why they asked Pakistan to withdraw all the troops and also ensure that, that all the tribesmen, all the Pakistanis who were there, went there for the fighting purposes, must withdraw. And India, on the other hand, was regarded as not regarded as an aggressor. Indian entry and presence in Jammu and Kashmir was not regarded as illegal. That is why India was allowed to keep a bulk of troops. Issues of law and order and security of Jammu and Kashmir were entrusted with India, giving some legitimacy to their claim. अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन फिर आता है कि जिन्ना के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो did he know? Yes, he knew it. Some evidence is presented above that British Jinnah, Barrister Jinnah, Governor General of Pakistan, knew that his government was doing in Kashmir. He had delegated powers to other people to accomplish the mission. He was interested in desired outcome. Who did it was not important to him. In case he wanted to be there to intervene when things go wrong. Arnold Campbell Johnson, who was Mountbatten's press attaché in India between 1947 till June 1948, had first-hand information of a lot of things which happened during that time. In his book, Mission with Mountbatten, revealed when Ian Stephen was, he wrote something criticizing Indian army role in Kashmir when army was sent. Mountbatten summoned him, and then what Mountbatten said to him was, "You can't build a nation on tricks." Jinnah at Abbottabad, he continued, had been expecting to ride in triumph into Kashmir. Those people who do not know where Abbottabad is, that is where the Pakistani
military academy is in Kakul, near Kakul. In Abbottabad is very close to Muzaffarabad, and this is where Osama bin Laden was hiding, and this is where that was the route of the tribal people who came to invade Kashmir. They went through Abbottabad and Muzaffarabad. Jinnah, as I explained above, the prospect of the tribesmen entering Srinagar was now remote. Mountbatten explained to him कि अब ये आपके पास नहीं हो सकता कि your army or your tribesmen can invade Srinagar. So then he said, of course, and another source is that he said, if you do this, I will call the whole thing off. Again, this has been reported by Arthur Johnson Campbell, who was the press attaché of Mountbatten. And another two writers, Collins and Lapierre, authors of Freedom at Midnight, they note, seething with anger, Jinnah defied the British commanders of his army and sent by his army Pakistani units disguised as irregulars to stiffen and demoralize orders. So, just wanted to conclude towards in this words. I know maybe I've taken more than allocated time, and I'm not sure if you are listening to me as well. In conclusion, I may say that Pakistan created this dispute by violating the standstill agreement and attacking Kashmir with intention to occupy Kashmir. Mr. Jinnah was a shrewd politician and a brilliant lawyer. He wanted to punish the Maharaja for not heeding to his whims. He refused to allow Mr. Jinnah to visit Srinagar. He was angry that the Maharaja did not accede to Pakistan. Also, he wanted to take revenge from Mountbatten and Nehru. In his view, both Nehru and Mountbatten were working as a team to outmaneuver Mr. Jinnah. By snatching Kashmir from Mountbatten and Nehru, he wanted to settle the score with them. He believed that they deliberately deprived Pakistan certain Muslim areas of the British India by a well-planned conspiracy. He wanted to capture Kashmir and prove that he was better than both Mountbatten and Nehru. However, as a lawyer, he wanted to have many frontmen to accomplish the task and provide exculpation alibi. In conclusion, Mr. Chairman, I assert that Pakistan entered Jammu and Kashmir by violating a written agreement known as standstill agreement against the wishes of the ruler with intention to occupy the state by force. Attackers were allowed to kill, torture, kidnap, loot, and plunder. India entered Kashmir on request of the ruler after a written agreement with the intention to safeguard life, liberty, property, and honor of the citizens, to drive out the invaders. In view of the above irrefutable facts, the international community regarded Pakistan as aggressor. That is why Pakistan was asked to vacate all the areas. India's presence in Jammu and Kashmir was perceived as a illegal one. That is why India was permitted to keep troops for the purpose of law and order and to save people from any future adventure from Pakistan or from any other country. In other words, the world community represented by the UN wanted India to be responsible for law and order and defense of Jammu and Kashmir. India could be opposed, criticized, and even condemned for not maintaining law and order and for protecting life, liberty, and property of the people. However, that does not make India's presence in Jammu and Kashmir illegal. I finish at that, and I have to take certain things. I know it's very long, but I have to give some background and also the legal situation. Thank you very much for your patience. Thank you, Shabbir साहब. आपने बहुत मेहनत करके ये जो historical facts थे और जो उस वक्त की मौजूदा हालात थे उसके बारे में हमें बताया. और ये जो इंफॉर्मेशन है, आप तो एक स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है जो जम्मू कश्मीर में उस वक्त हुआ. आवाज आ रही है? जी, आवाज मुझे आ रही है जी. तो आपने एक बहुत पर्सपेक्टिव में एक पूरी सिचुएशन को और जो उस वक्त के ट्रूप्स ने हमारे साथ किया, जो डिवीजन रिलीजन के नाम पे उस वक्त हुआ, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हो अभी मैं मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी को दावत देता हूं कि वो क्या समझते हैं कि उस वक्त कैसे हालात थे, क्योंकि वो श्रीनगर में थे उस वक्त, शायद सेकंड लेफ्टिनेंट थे फौज में और रिटायर हुए हैं इंडियन आर्मी से मेजर जनरल, अराउंड 94 हैं इस वक्त.
तो उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी इंटरवेंशन जो है वो सुरेश गुप्ता जी हैं, प्रोफेसर सुरेश गुप्ता जी, वो लास्ट में बोलेंगे अपने 5 मिनट। तो पहले मैं मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी से कहूंगा कि उस वक्त के हालात कैसे थे, फौज के नजरिए से आप कैसे देखते हैं उसको कि हमारे स्टेट फोर्सेस जो थे उनकी डेजर्शन में जो हुई, उनके लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया गया, क्योंकि हम समझते हैं कि जो फौज में जिनकी ट्रेनिंग होती है उनके लिए रिलीजन कोई मैटर नहीं करता। तो मेजर जनरल गोवर्धन सिंह। थैंक यू। आज बहुत पुरानी बातें सुन के ऐसा लगा कि बहुत सी बातें जो हमने सुनी थी, हमें पता था लेकिन किताबों में नहीं लिखी थी, वो आज मैं सुन रहा हूँ। और अच्छा लगा कि बहुत सी बातें जो छुपाई जाती थी अब वो बाहर आ गई हैं, और जो गलत बातें हुई हैं उनको अभी कंडेम भी किया गया है। राजा बोले, जब मैंने बहुत अच्छा, उनको मुझे लगा कि कितना दुख हो रहा था, और मुझे भी दुख हो रहा था क्योंकि हम डोगरा लोग इकट्ठे ही थे। मैं उसी फौज में भर्ती हुआ था जब रियासत इकट्ठी थी, और मेरे साथ मुस्लिम अफसर मेरे ही कमरे में जब मुजफ्फराबाद पर हमला हुआ और हमने सुना कि मेरी ही अपनी पलटन, जो इतनी अच्छी बटालियन थी, जिन्होंने जापान में जाके, बर्मा में जापानियों को इतना नुकसान करा, मैडम 5 मिलिट्री क्रॉस मिले, उस पलटन में हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाना खाते थे। वो मेरी पलटन थी, वो मेरी रेजिमेंट थी, वो डोगरों का इतिहास था, वो डोगरा कल्चर थी। बहुत बार हमारे कर्नल नारायण सिंह जो कमांडिंग अफसर थे मुजफ्फराबाद में, उनको शाम को लोगों ने आके कहा कि आज रात को अटैक हो जाएगा मुजफ्फराबाद पर। और महाराजा हरि सिंह जी ने भी उनको पूछा 2 दिन पहले कि सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश कर रहा है और वो हिंदू मुस्लिम फसाद बन सकता है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। उसने कहा नहीं, मैं अपने भाई पर विश्वास नहीं करता इतना जितना मैं अपने मुस्लिम ट्रुथ पर विश्वास करता हूँ। ये असलियत है। इस सूरत में ही महाराजा हरि सिंह ने जो भी फौज रखी थी, ये नहीं कभी सोचा कि ये आपस में ही ये नुकसान कर देंगे और पाकिस्तान हमारे अंदर यहाँ मुजफ्फराबाद में भी आ जाएगा। ये बड़ी बात थी। बल्कि जिस रात को आपने कहा है हमला हुआ मुजफ्फराबाद में, तो दूसरे दिन भी लेफ्टिनेंट मुनीर हुसैन खान ये रजौरी के पास के मेरे कमरे बेड में मेरे साथ ही रहे, और फिर उन्होंने राइफल लेके मेरे साथ श्रीनगर में दरियाई जेलम की प्रोटेक्शन के लिए हम रात को इकट्ठे निकलते थे। ये हमारा था डोगरा कल्चर। और उसी कल्चर के साथ इस रियासत में 3 पलटनें थी हमारी। एक सेकंड जैक थी, वो इसमें थी रजौरी और इस इलाके में मीरपुर के इलाके में। 3rd जैक मीरपुर में थी, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं थे, वो प्योर थी। 2 में हिंदू और मुस्लिम थे, फिर 4 में हिंदू और मुस्लिम थे, 6 नंबर में गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम और सिख थे। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इन तीनों पलटनों में ही आपस में विश्वास खो दिया, और वही नुकसान हमको हुआ जहां ये 3 पलटनें थी, बाकी और कहीं नुकसान नहीं होने दिया। फिर भी ये चुन्नी साहब ने ठीक बात कही कि, और ये शायद कहा भी नहीं जाता, पर मैं उधर था, मैं खुद जनरल रहा हूँ आर्मी का, इसी स्टेट का। मैं महाराजा हरि सिंह का कमीशन हूँ और लास्ट जनरल हूँ उस फौज का। ये महाराजा गुलाब सिंह जी की बनाई फौज, जनरल जोरावर सिंह जैसे बहादुर
फादर जनरल ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिनके नीचे मैं कमीशन हुआ। तो मैं आपको फौज की तरफ से ये बताना चाहता हूँ, आपने ये खास एक सवाल पूछा। हमारे पास सिर्फ 8 या 9 हजार के करीब फौज थी और बॉर्डर हमारा 900 किलोमीटर था। अब अंदाजा लगाएं हम कहाँ जाएंगे, किसी के पास नहीं जा सकते। उधर चाइना था, इधर पाकिस्तान था और इंडिया के साथ बात नहीं हो रही थी और कम्युनिकेशन के भी प्रॉब्लम थे। तो जो भी फौज हमारी बॉर्डर पर लगी थी, हम सोचते थे कि ये अगर ये फौज लड़े इकट्ठे होके तो हम पर कोई भी हमला कर नहीं सकता, अगर करे तो हम कामयाब उस पर नहीं होने। ये हमारा बेसिक एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी थी। लेकिन बदकिस्मती से अंग्रेजों ने, और आपने ठीक कहा, शबीर जी ने भी कहा, ये हम सबको पता है कि मुझे नहीं लगता कि जिन्ना साहब भी पहले शुरू में हिंदुस्तान पाकिस्तान दो बनाने वाले नहीं थे, लेकिन ये सब चर्चिल की स्ट्रेटजी थी कि हिंदुस्तान जब भी ये इसमें कॉलोनी का खत्म होगा तो हमें, पहले तो वो नहीं देना चाहते थे कि हिंदुस्तान को छोड़ना ही नहीं है, जब छोड़ना पड़े तो इस तरीके से छोड़ा जाए कि वहाँ वो इलाके जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे रशिया साइड, चाइना साइड और अफगानिस्तान के साथ मिलते मिडिल ईस्ट तक, तो ये वहाँ इसके साथ जो है वो इलाका वो हिंदुस्तान से अलग किया जाए। और वही किया उन्होंने, पाकिस्तान बना दिया, आपस में हमें लड़ा दिया। और आपने बीच में भी शायद कहा कि वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान इतना मजबूत हो जाए किसी दिन कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड को ही एक थ्रेट करे। तो ये सब मिला के वही ग्रेट गेम चल रही थी और चलते चलते सारा नजला जम्मू कश्मीर के ऊपर पड़ा। वो हम आज तक सफर कर रहे हैं, कट गई बट गई, अभी भी यहाँ जो रह गया है, जो आपकी तरफ है, आप किस हालत से जी रहे हैं मुझे पता है, आपस में क्या हाल हो रहा है आजाद कश्मीर में वो भी पता है। और जो हमारे पास है हिस्सा, उसको भी नहीं जीने दे रहे। पाकिस्तान ना आपको जीने देगा ना हमें जीने देगा, दोनों तरफ मुसीबत में हम फंसे हुए हैं। और ये सब वही अंग्रेजों की शरारत थी। और मैं आपको और बात बताता हूं कि 20 अगस्त को एक हमारे मेजर ओंकार सिंह कलकट से, वो ब्रिगेड मेजर थे बन्नू को हाट ब्रिगेड, उनको एक लिफाफा मिलता है, वो लिफाफा है ब्रिगेडियर मुरे जो कमांडर ब्रिगेड थे। उन्होंने जब खोला तो नीचे उसमें ऑपरेशन ऑर्डर था, लिखा हुआ था कि पाकिस्तान विल अटैक जम्मू एंड कश्मीर ऑन 22 अक्टूबर। वो जब जिस दिन लिफाफा खोला है वो है 20 अगस्त, यानी 2 महीने 2 दिन के बाद अटैक होगा। और उसमें लिखा था 10,000 पाकिस्तानी फौज ट्राइबल्स में जिसमें शामिल थे वो मुजफ्फराबाद में अटैक करेगी, जिसमें 2,000 टीटवाल से जाएंगे, 2,000 गुलबर्ग से जाएंगे, 6,000 मुजफ्फराबाद पर हमला। इसी तरह 10,000 जम्मू पर, मीरपुर, कोटली, बिम्बर, जौहरी, इधर पक्का ऑर्डर, ऑपरेशन ऑर्डर साइंड बाय मुजरबी, चीफ ऑफ आर्मी, मतलब कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उनको मिली जब वो चाहते थे कि मैं कहीं निकलूं वहां से, तो उनको हाउस अरेस्ट कर। और आखिर बताया तो उन्होंने किसी को बड़ी कोशिश की निकलने की, नहीं निकल पाए। 2 महीने हो गए तकरीबन। 18 अक्टूबर को बड़ी मुश्किल किसी तरीके से वो निकले। और उसमें लिखा है, जनरल साहब ने अपनी किताब, वो मेरे साथ थे स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में, मैनिक शाह थे हमारे जनरल थे उस वक्त, जिन्होंने बाद में बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। तो उसमें लिखा हुआ उन्होंने
कि मुझे मेरे 24 की वहां एक कंपनी थी, उनके अफसरों ने मदद की मुझे निकलने में, कि वाइफ कहीं चली गई थी, पता नहीं गुम हो गई थी, क्या हो रहा था। तो जब उनको पता लगा कि वो 2 अफसर जो मुस्लिम अफसर थे, उन्होंने उनकी मदद की, उनको भी दोनों को मार दिया गया, पाकिस्तान वालों ने मार दिया बाद में। पर खैर मेजर कलकट पहुंच गए दिल्ली, और डिफेंस मिनिस्टर साहब बलदेव सिंह को और 2 आर्मी अफसर सीनियर को बताया कि ये ऑर्डर मैंने पढ़ा है, आज 19 तारीख सुबह है, 22 तारीख को हमला हो जाएगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। देखो, जब ये खबर मिल गई, और एक बहुत काबिल ब्रिगेड मेजर, बहुत काबिल अफसर होता है, बहुत क्वालिफाइड, उनकी 10 साल सर्विस थी, उन्होंने चाइना पाकिस्तान के जापान के साथ लड़ा हुआ था, लेकिन किसी वजह से वो डिफेंस मिनिस्टर ने, आर्मी वालों ने वो बात किसी को नहीं बताई। वो कहते हैं नेहरू जी को भी नहीं बताई, ना जम्मू कश्मीर को बताई, हमें कोई पता नहीं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ थे, जनरल स्कॉट थे, पहले वो जा चुके थे, और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर हमारे मेहरचंद महाजन, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, वो प्राइम मिनिस्टर थे। पटेल साहब को भी नहीं बताया किसी ने, नेहरू को भी कहते नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्या वजह हुई? जब बताया तो बात आगे पास क्यों नहीं हुई, ये हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सारा हमारी जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस की जो किताब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उसमें लिखा हुआ है, ये 1960 से लिखा हुआ है उसमें। लेकिन वो किताब बाहर नहीं निकली, लोगों को पता नहीं था, मुझे पता था कुछ हद तक, लेकिन वो किसी तरीके से आगे बात नहीं चल रही थी, और उसका अभी तक भी बात लोगों को पता नहीं है। अब मैंने इसीलिए किताब लिखी है, वो अभी परसों ही हमने डॉक्टर करण सिंह जी ने पढ़ी है, उसका फॉरवर्ड दिया है, उसको निकाला। ये जो बातें आज आप कर रहे हैं सारी, अजित साहब भी कर रहे हैं, शबीर साहब भी कर रहे हैं, चुन्नी साहब, बहुत सी बातें मैंने उसमें लिखी हुई हैं, और ये परसों ही किताब मैंने निकाली है, वैल्यूर एंड बिट्रेयल। वैल्यूर हमारा बावजूद बिट्रेयल के हमारे साथ सबने बिट्रे किया। जिन्ना साहब ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया हमारे साथ और हमला कर दिया। हमारी अपनी फौज, तीनों पलटनों के हमारे भाइयों ने हम पर हमला किया, मार दिया, उसको सोए हुए मार दिया, इसको लाइन में लगा के 25-25-30 लाइन लगा के अपने एक थाली में खाना खाते थे, मार दिए। ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा, पर ये हुआ है। और मुझे लगता है वो पाप लगा है पाकिस्तान को, जिन्होंने ये किया है। पाकिस्तान की क्या हालत बन गई, हम अभी भी ऐसा नहीं कर सकते। ऑनेस्टली मैं कहता हूँ, मैं आर्मी का सोल्जर हूँ, मेरे साथ सब किस्म के हैं, रात को हम कट्ठे, आज भी कट्ठे खाना खाते हैं, सब, कोई मुस्लिम हो हिंदू हो, बहुत दुख होता है, जिसकी वजह से ही हमें बहुत तकलीफ उठाने पड़ी। और ये महाराजा हरि सिंह की फौज, डोगरा की फौज, जो हमेशा इकट्ठे रहते थे, सिर्फ अंग्रेजों की वजह से मैं मानता हूँ कि अंग्रेजों ने सारी, नहीं तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो मेरी पलटन के ही लोग मार देंगे रात को, और सुबह श्रीनगर पर उन्होंने लीड किया, मेरी पलटन ने लीड किया, उन्हीं MMGs मार्टर, उनसे ही मेरे पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से जब लड़ाई हुई। तो ये दूसरा एक बात और आई थी कि मुजफ्फराबाद से लेकर श्रीनगर तक सड़क खाली थी, ये बात बिल्कुल गलत है, और शायद नहीं लिखी गई, पर्पसली भी नहीं लिखी गई होगी, कोई खाली नहीं थी। बेशक मुजफ्फराबाद में जो पलटन थी, उसकी जो 2 कंपनियां थी, एक टिटवाल में हिंदू कंपनी थी, एक कोहाला में हिंदू। जो कोहाला में थी वो 3 दिन वहां डटी रही, और जब फैसला किया जाने का
तो 12 दिन 10 दिन तक वो पूरे 15-20 हजार रिफ्यूजी लेके सबको पुंछ पहुंची, पलंदरी के, बाग के, कोहाला, सबको उसने भाई समझो प्रोटेक्शन दे करके। ये वर्ल्ड में, दुनिया में कोई आर्मी, आज तक कोई आर्मी नहीं हुई जिसने कभी रेफ्यूजीज को भी लेकर के साथ शेल्टर दिया, और लाखों में रेफ्यूजी पूरे बॉर्डर से लेके जम्मू पुंछ वहां तक पहुंचाए। एक भी वहां कोशिश की, कुछ नुकसान हुए स्वयं मीरपुर के। वो बात बिल्कुल ठीक कही चुन्नी जी ने कि ये हमें भी बहुत अफसोस है। मीरपुर 26 अक्टूबर को, आप सोचिए, एक सेशन हो गया। 26 अक्टूबर में पूरी रियासत की क्या पोजीशन थी? पूरी रियासत स्टेट फोर्सेस के नीचे थी, सिवाय मुजफ्फराबाद से बारामूला तक। 27-26 शाम को असली महीनों में बारामूला में एंट्री हुई है। वो भी कुछ रेडर्स जिनको बोलते हैं थे, तो वो इन्वेडर्स, कोई रेडर्स तो नहीं थे। वो भी जेलम के नॉर्दर्न रास्ते में पैदल आए हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह 27 तारीख की 2 बजे सुबह तक बुनियार के पास अपनी फौज के साथ डटे थे। जख्मी हो गए 2 बजे, क्योंकि गाड़ी नहीं थी तो उनको बोला कि आपको उठा के ले चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे महाराजा हरि सिंह का हुक्म है कि मैं लास्ट मैन एंड लास्ट राउंड तक उड़ी में दुश्मन को रोके रखूं, तो मैं दुश्मन उड़ी के पीछे नहीं जाऊंगा। आप चलिए, जाके बारामूला को सेरी में रोकिए, जो बच जाते हैं आप मुझे छोड़ दीजिए पिस्टल लेके। वो वहीं, उनके बाद उनका पता नहीं, पर 2 बजे छोड़ा उनको। मेन रोड जो थी 2 बजे तक हमारे कब्जे में थी। कौन कहता है 26 के पहले वो बारामूला, वो सिर्फ कोई लोकल रेडर्स भाई फुट इधर उधर से, कोई गाड़ी नहीं गई थी। 27 तारीख सुबह पहली गाड़ी उधमपुर एंटर हुई है, और उसके साथ ही इंडियन आर्मी लैंड होगी। तो ये कहना कि मुजफ्फराबाद से बारामूला तक सड़क खाली थी, कोई खाली थी। मुजफ्फराबाद में कर्नल नारायण सिंह और उनके कुछ भी जो आदमी बचे थे, उन्होंने रात को सोए हुए मार दिए, उनके वेपन ले लिए, क्योंकि वो दुशहरा था आने वाला। और ये उस पलटन में एक रवायत थी कि ईद के दिन सब हिंदू ड्यूटी देंगे और मुस्लिम ईद मनाएंगे। दुशहरे के दिन तमाम हिंदू दुशहरा मनाएंगे और मुस्लिम ड्यूटी देंगे। तो मुस्लिम ड्यूटी दे रहे थे, हिंदुओं के वेपन लेके कोट में रख के ताला लगा के चाबी गुम कर दी और उनको रात को ही मारे। ऐसा कभी हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, और इसी वजह से ये कुछ हिस्सा मुजफ्फराबाद का या उड़ी तक या जहां, नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ये पलटन सारी लड़ती तो मुजफ्फराबाद 10 दिन तक पाकिस्तान पूरा डिवीजन लेके आता, वो नहीं आ सकता, मुझे ये यकीन है। लेकिन वो नहीं हुआ। पर ये देखिए, इसके बावजूद भी हमारे पास पीछे कुछ नहीं था। जो एक पलटन थी वो मेरी पलटन थी, 9 जम्मू कश्मीर। वो स्कॉट साहब ने, जब ये मैं कहता हूँ, ये लड़ाई 15 अगस्त से ही शुरू हो गई थी। ये बाग के आगे चुन्नी साहब को सब पता है, 15 अगस्त होते ही उन्होंने, पाकिस्तान से आए थे 70,000 फौजी मुस्लिम, पुंछ, मीरपुर, कोटली, रजौरी, यहाँ के एक्सर्विसमैन थे, जिनको इंडियन आर्मी से उनको छुट्टी दे दी थी क्योंकि फौज कम हो रही थी। तो उनको एक निकाल दिया था पेंशन के बिना, ग्रेचुटी वगैरह दे करके। तो उनको वेपन भेजे गए, एम्युनिशन दिया गया कि आप जाओ बॉर्डर के ऊपर, तमाम हिंदुओं और सिखों को परेशान करो, थ्रेटन करो, इसलिए कि जो पलटन कहीं भी पीछे है रिजर्व, वो भी इधर आ जाए, खासतौर पर जो श्रीनगर में पलटन थे।
तो स्कॉट साहब भी अंग्रेज थे, उनको अंग्रेजों की प्लान का सारा पता था, तो उन्होंने वो भेज दी। उन्होंने क्या 26 अगस्त को वो कश्मीर खाली कर गए थे, वो चीफ ऑफ स्टाफ थे हमारे, और 24 सितंबर को जब वो गए हैं तो हमारे पास कुछ नहीं सरगर। फिर मौका ही ऐसा नहीं था, क्योंकि अगस्त 15 के बाद, बल्कि 25-26 अगस्त के बाद तो बाग, पलंदरी, ओयन, ये हीरपुर तक, हिम्बर तक काफी पाकिस्तान ने प्रेशर डाला, काफी रेड किए, फिर काफी नुकसान हुआ। फिर 8 अक्टूबर को ही उन्होंने हमारे बहुत से जवान मार दिए थे और फौज भी आ गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई 22 अक्टूबर जो ब्लैक डे हमने क्यों मनाया पिछले साल, जब हिंदुस्तान को भी अभी पता लगा, हमको भी, कि बड़ी गलती हुई है। लड़ाई 22 अक्टूबर को नहीं शुरू हुई थी, लड़ाई तो 15 अगस्त के बाद शुरू हो गई थी, और सितंबर के पहले हफ्ते से बबिया, हीरानगर, सुचेतगढ़, इन पर रेड हो गए थे। मैं 11 सितंबर को अपने गांव में, जो 20 मील अंदर है बॉर्डर से, रात को मेरे घर पर हमला हुआ। इतना फायर, पठान राइफल, टकडम बोलते थे, टकडम टक, पठानी राइफल लेके 20 किलोमीटर अंदर आके मेरे गांव पर हमला हुआ। सब मैंने वो देखा, मैंने वो खेला है, वो फायर देखा है रात। तो ये सब इसलिए हो रहा था कि आखिर हमला कश्मीर पर होगा, ताकि वहां कोई ट्रूप्स नहीं, और आसानी से, जैसे सब बोलते हैं अभी, ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा सड़क खाली थी, कहाँ मुजफ्फराबाद से बारामती। ये सिर्फ अभी इसलिए मुझे ये किताब लिखनी पड़ी, वहां लिखा हुआ है। पहले दिन मैं आपको बताता हूँ, वहां पर एक गढ़ी, पहला बड़ा स्टेशन मुजफ्फराबाद गढ़ी आता है, वहीं रोक दिया हमारे 60 आदमी ब्रिगेडियर साहब ने जाकर, तो बटूने लगाई। जब इनकी 300 गाड़ियां आई, जिसमें 6000 पाकिस्तानी, और ये लीड कर रहे थे मेरी अपनी पलटन के, दोनों। अभी लड़ाई उड़ी गढ़ी में जो हुई, वो पाकिस्तान की फौज तो बाद में आएगी, वो मेरी अपनी ही जैक रेजिमेंट, जैक राइफल, उधर से भी वो और इधर से, और इधर भी 4 जैक का पुराना सूबेदार दुनीचंद और कैप्टन प्रीति सिंह ब्रिगेडियर साहब ने देखा कि वो आगे हैं, फायर रोको तब करना जब वो नजदीक आए। उन्होंने ऐसा फायर किया कि लीडिंग गाड़ी पर फायर करके, जा करके पकड़ के गाड़ी ड्राइव करके ले आए। लेकिन हमारे ट्रुप्स को पता नहीं था, क्योंकि वो मार्किंग तो पाकिस्तान की थी। उन्होंने इतना फायर किया, वो गाड़ी डिसेबल कर दी, उसके चारों पहिए खत्म, गाड़ी वहीं पर ही डिसेबल्ड हो गई। इस तरीके से डिसेबल्ड हो गई कि वहां से दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती थी, ना उसको पास उसको हम कोई आने देते। दोपहर के बाद इवनिंग, शाम तक वो गाड़ी रुकी रही। वहां हमारे एक नरसिंह देव जमाल उसमें देख रहे थे, जो अभी हमारे पद्मश्री अभी अवार्ड मिला, 28 किताबें लिखी उन्होंने, और वो वहां दुनीचंद के साथ बैठे थे, उन्होंने सारी कहानी बताई है। तो वो दिन भर लड़ते रहे, जिसकी वजह से हमें वक्त मिला ब्रिगेडियर साहब को, उन्होंने पीछे जा करके महाराजा हरि सिंह जी से बात की खुद, कि ये हमला कोई छोटा मोटा नहीं, जैसे आप कहते थे, ये बहुत बड़ा हमला है, तो आप जल्दी से बात करिए, एक्सेशन की बात करिए। तो उसकी वजह से फिर जल्दी हुई, पर इंडिया को कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है। 24 तक इंडिया को पता ही नहीं था कि 21-22 की रात का हमला हुआ है। ये मैं भी इंडियन आर्मी का जनरल हूँ, अगर वो 18 तारीख को एक्शन ले लेते तो जम्मू कश्मीर का मसला ही नहीं होना था। अगर एक कंपनी जो हमारी सुबह 27 को आई है, अगर वो एक कंपनी 19 शाम को 20 को आ जाती, मुजफ्फराबाद पहुंच जाती, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुजफ्फराबाद कुछ नहीं होना था। और उस वक्त कोटली, मीरपुर सब हमारे पास था, और सारा नक्शा बदल जाना। ये हमारी बदकिस्मती है, और अंग्रेजों की चाल कामयाब हो गई, क्योंकि इधर भी वो यही करके गए थे।
तो ये मैं समझता हूँ ये सब कुछ हम समझ नहीं पाए कि अंग्रेजों का ही प्लान था, उनकी ही चाल थी। उन्होंने ही हमें शुरू में मेरे ख्याल में हिंदू मुस्लिम को उन्होंने ही लड़ाया था ताकि इंडिया स्ट्रांग ना रहे, इंडिया वीक हो जाए, आपस में लड़के, जो आज तक चल रहा है। और पाकिस्तान ये समझ नहीं पाया। पाकिस्तान सबसे ज्यादा दुखी है आज। जैसे मैंने कहा कि और JNK का जो हमारा हिस्सा है वो भी दुखी है, और जो आपके हिस्सा है वो भी दुखी है। और असलियत जो वो है वो यही थी कि ये अंग्रेजों का शुरू किया हुआ था, सब कवर करते गए। नेहरू साहब की गलतियां भी हैं, अगर वो सही मायने में सिर्फ शेख अब्दुल्ला की बात नहीं मानते और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आए बाद में उनकी बात मान लेते, जो उनके ही आदमी थे हमारे, तो भी हमारी JNK की ये सिचुएशन नहीं होती। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर लड़ाई JNK की नहीं होती तो शायद दोनों मुल्क आज अमन में होते, कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी होती। पाकिस्तान जैसा भी था बहुत मजबूत हो जाना था, और इंडिया जैसा भी वो छोड़ के जम्मू कश्मीर अगर इंडिपेंडेंट रहती, पाकिस्तान को क्या तकलीफ हो रही थी। और अब सब कह रहे हैं या हिंदुस्तान का हिस्सा होती या वो पाकिस्तान से मिल गए होते उसे होते, लेकिन ये जो पाकिस्तान ने हमला किया वो ऐसा बीज बोया है, वो हमें 72-73 साल हो गए हैं, हम उससे नहीं निकल पा रहे और ज्यादा नुकसान होता जा। मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू जनरल साहब, आपने बहुत कम समय में बहुत ही हिस्टोरिक बातों को निचोड़ जो है वो हमें बताया। इसमें मैं ये आपकी बात से बिल्कुल मुत्फिक हूं कि हमारी फोर्सेस जो थी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और जहां से वो निकले तो लास्ट आदमी को वापस लेके आए। जो हमारे एक बहुत बुजुर्ग हैं युवराज गुप्ता जी, जो कोटली के निवासी हैं आज, क्योंकि ये कोविड का टाइम है तो इस वजह से हम उनको बुला नहीं पाए और टेक्नोलॉजी में वो इतने हैं नहीं। तो उनका कहना है कि 26 नवंबर तक कोटली का मुहासरा जो था वो स्टेट फोर्सेस और लोकल लोगों ने उसको बचा के रखा। और जिस दिन वहां पे भारतीय फौज आई और रात को 11 बजे उन्होंने कहा कि आपको ये एरिया वकेट करना है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात था। उनके दिल पे एक जैसे पत्थर उनको लग गए और उनको कोटली खाली करके आना पड़ा। तो स्टेट फोर्सेस के अलावा उस वक्त जो हमारी स्टेट पुलिस के लोग थे उन्होंने भी बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया पाकिस्तानी फौज का। और हमारे गांव, आपके गांव के बिल्कुल साथ में नथवाल में, जो उस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर थे मुजफ्फराबाद, वो हमारे गांव नथवाल के थे। तो उनकी तो कहते हैं कि बॉडी का भी नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने मुजफ्फराबाद लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ा। तो स्टेट फोर्सेस के साथ एक बेइंसाफी भारत ने भी की है कि जो उनका यहाँ पे रोल था उस वक्त 47 से पहले तक जब पाकिस्तान ने हमला किया, उसको उन्होंने प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को सिर्फ महावीर चक्र दिया, परमवीर चक्र से नहीं नवाजा गया। तो इस वेबिनार के माध्यम से हम ये भारत सरकार को ये भी कहना चाहेंगे कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के साथ पूरा इंसाफ किया जाना चाहिए, उनको सिर्फ परमवीर चक्र नहीं भारत रत्न से भी नवाजा जाना चाहिए। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सुरेश गुप्ता जी, जो 1948 के सर्वाइवर हैं। तो उनसे मैं कहूंगा कि अपनी बात को 5 मिनट में कहेंगे क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। तो प्रोफेसर सुरेश चंद्र। थैंक्स जमवाल साहब। एक्चुअली अब काफ़ी लोग चले गए हैं। मैं 2-3 बातें जो लोग कहते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री जो है वो बड़ी खतरनाक होती है एंड इट हैज़ मैनी एजेस। एक तो ये है कि जनरल साहब ने कहा कि
अगर वो 22 मार्च या 23 मार्च या 21 मार्च को हिंदुस्तानी फौज आ जाती तो हालात कुछ और होती। बात सही है उनकी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई अख्तियार नहीं था कि वो अपनी फौज यहाँ भेज पाए, बिकॉज जम्मू कश्मीर वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। क्या छोड़िए उस बात को। ये देखिए कि मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम हिंदू मुसलमान की थी ही नहीं, ये 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्ना, नेहरू, हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला और चौधरी इब्राहिम। चौधरी इब्राहिम जो हैं वो एक सूदन चीफ थे, वो भी अपनी क्या नाम है बनाना चाहते थे कि मैं ही रहूं, और शेख भी अपनी चाहता था, दोनों की बनती नहीं थी। और एक बड़ी बात शायद शबीर जी कह के गए कि एक अजीब इत्तेफाक है कि नेहरू हरि सिंह जी को ना जिन्ना पसंद करते थे ना नेहरू पसंद करते थे। ये एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता था। और ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो महाराजा हरि सिंह ने किया, पाकिस्तान ने माना, हिंदुस्तान ने नहीं माना। मैं गवाह हूं और मैंने देखा था कि जब मीरपुर में पोस्ट ऑफिस चूंकि उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करता था, तो उस पर पाकिस्तानी झंडा लहराया गया था। मैं 5-6 साल का था, मैंने खुद देखा था। एक बात हम लोग सबको ब्लेम करते हैं, बट व्हाट प्रिवेंटेड महाराजा हरि सिंह नॉट टू साइन द एक्सेशन ऑन 15 अगस्त? 15 अगस्त और 22 अक्टूबर या 25 नवंबर के बीच में 100 दिन है। अगर वो एक्सेशन कर लेते, इफ्स एंड बट्स हैं ये हिस्ट्री के, तो ये हालात होती ना। तब हिंदुस्तान को मजबूरी में आना पड़ता, उनकी फौजें यहाँ होती, पाकिस्तान यहाँ हमला नहीं कर सकता। एक ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो बात में निकल के आई, हालांकि उसका इससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, कि जम्मू और कश्मीर जो है वो कभी भी ना तो नेहरू की कैलकुलेशन में थे, ना पाकिस्तान की कैलकुलेशन में है, और ना ही शेख अब्दुल्ला की कैलकुलेशन में थे। शेख अब्दुल्ला तो जम्मू चाहता ही नहीं था, क्योंकि जम्मू के मुसलमान उसके साथ नहीं थे। ये एक छोटी सी बात मैं आप सबके जहन में लाना चाहता हूँ। और दूसरी जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा अजीब सी बात है कि जनरल कियानी was the person who was coordinating the whole attack on Kashmir. और मजे की बात है, पता नहीं आपके कितने लोगों को पता होगा, जनरल कियानी जो थे वो INA में सुभाष चंद्र बोस के नेक्स्ट थे। He was second in command of सुभाष चंद्र बोस in INA, mind it, and a very क्या कहना चाहिए काबिल जनरल थे। सारी कमांड उन्होंने ही बनाई थी। और उनके 4-5 नुक्ते थे, जो एक नुक्ता ये भी था कि पठानकोट जम्मू की जो सड़क है उसको ब्लॉक किया। हालांकि उस समय इस तरह की सड़क नहीं थी, पर वो रास्ता तो था ही, वो ब्लॉक किया जाए ताकि इंडियन फोर्सेस उस तरफ से ना आ पाए। आई डू नॉट नो व्हाई डिडंट दे डू इट, इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड एट दैट टाइम। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी बातें होती हैं कि काफी लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन मेजर कार्की का कहीं जिक्र नहीं आता। मेजर रामशरण कार्की, ये वो थे जिनको राव रतन सिंह जो DC थे, वज़ीर वज़ारत कहते थे उस समय, उनको आदेश देके गए थे कि आप रियर गार्ड एक्शन करिए। जनरल साहब जानते हैं कि रियर गार्ड एक्शन का क्या मतलब होता है, यू फाइट टू द लास्ट बुलेट। तो उनको भी कभी किसी ने नाम भी नहीं लिया, मैंने किसी मीटिंग में या कहीं और, तो उसकी भी शहादत जो है किसी और फौजी से इस सारे में कम नहीं थी। उसके साथ और भी 4-5 लोग थे, लेकिन वो जो थे उनको क्यों रखा गया? ये बात जनरल साहब ने कही कि वो एक हमारी बटालियन जो है या टुकड़ी थी वहां से कोहाट से लेके आई हुई पुंछ तक। मीरपुर में उस समय 800 फौजी थे, मुसलमानों को छोड़ के, जो रिजल्ट करके चले गए थे। लेकिन ये 800 लोगों को अगर ये रहते तो मीरपुर की सारी आबादी सही सलामत जम्मू पहुंच सकती थी। लेकिन मैं नहीं जानता क्यों राव रतन सिंह इन 800 लोगों को लेकर मीरपुर से भागा है विदाउट टेलिंग द सिविलियन पॉपुलेशन। तो ऐसा है, कहीं कहीं अपने अंदर भी हमें झांकना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई। पाकिस्तान को तो गालियां देते रहिए, देनी भी चाहिए,
लेकिन जो मीरपुर का जो सत्यानाश हुआ वो राव रतन सिंह की वजह से हुआ। ही वॉज द सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो भाग्या सवेरे सवेरे 850 लोगों को लेकर। अगर 800 फौजी होते, जो जितनी भी पॉपुलेशन थी, और मीरपुर वालों को रास्ता भी नहीं पता था कि कैसे जाना जंगल या और जगह पर, ओनली ही न्यू इट। तो अगर वो 800 लोग होते और सारी अपनी क्या कहते हैं सरप्रस्ती में लेके आते, तो आई थिंक उतना कत्ल आजम नहीं होता। तो ये थोड़ी सी बातें थी, मैंने सब सोचा कि आपके आगे रख दूं। और शबीर यहाँ है नहीं है, और मैं एक बड़ी काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो सोल्यूशन है दैट लाइज इन लंदन। लंदन के जो मुसलमान हैं, हालांकि वो मीरपुर के ही हैं अधिकतर, वो मुजाहरे करते रहते हैं। अगर वो बंद कर दें तो काफ़ी हल्सा जो है उनको, भाई तुम आप अपना इंग्लैंड में रहते हो, इंग्लैंड की वफादारी करो, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झमेले में मत पड़ो। और मेरा ख्याल है कि उससे थोड़ा सा ये क्या कहते हैं मसला ये हल होने की उम्मीद हो सकती है मेरी नज़र में, अदरवाइज से कोई हल है ही नहीं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जमवाल कि आपने मेरे को मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर सुरेश चंद्र जी। हमारे जम्मू कश्मीर को लेके बहुत से अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं, और जैसे प्रोफेसर सजाद राजा साहब और डॉक्टर शबीर चौधरी साहब जैसे लोग जो लंदन में बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनका कहना यह है कि जो प्रिंसिपली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो इकट्ठी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान की एट्रोसिटीज जम्मू कश्मीर में और मुजफ्फराबाद में चल रही हैं वो उनको एक्सपोज करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो हमारे यहाँ के लोगों के एफर्ट्स और जो पाकिस्तान की यहाँ पे दखल है जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो जो टेररिज्म की एक सपोर्ट है पाकिस्तान की, उसको लगातार एक्सपोज करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो चाहे इस पार के हैं या उस पार के हैं, इकट्ठे मिलके अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, और भारत सरकार को ये मजबूर करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है उसको यूनाइट किया जाए। और पीओजे का जो हिस्सा है, जो इवन अक्साई चिन्ह में का जो हिस्सा है, उसके ऊपर अपना क्लेम जो है उसको देखिए, पाकिस्तान आपको कोई बातों से जो पीओजे के वापस देने वाला नहीं है, इसको एक फोर्सिबली वापस लेना पड़ेगा, और हम लोगों को इकट्ठे होकर ये बात करनी पड़ेगी। आज के क्योंकि वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो इसमें आधा मिनट आज का कार्यक्रम यहाँ पे हम समाप्त सेकंड आपसे, चलिए ठीक है। कह लीजिए। मैं ये ट्राई कहना चाहता हूँ, जो आप कहते हैं बाई फोर्स, एक आई डोंट नो कि आप लोग कितना जानते हैं सूदन्स के बारे में, पुंछ के लोग, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जद्दोजहद की 1.5 साल मुतवातर, एंड पाकिस्तान आर्मी को उनको ठीक करना पड़ा था। इवन दे आर नो कन्विंस्ड कि भाई लड़ाई से या बंदूक की गोली से कोई मसला नहीं हल होने वाला। दे आल्सो वांट इंडिपेंडेंस नाउ। सूदन्स एंड इंडियन स्टेट जो है वो डिफरेंट चीजें हैं दोनों। भारत एक सुपर पावर है इस वक्त, भारत जो है वो तो लड़ के तो नहीं ले पाएंगे जी, लड़ाई लड़ से आज नहीं ले पाएंगे, ये मान लीजिए। स्टेट को आप सूदन्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। मैं यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि कैटेगरी में डालूं, उनका व्यू पॉइंट है। भारत सरकार ने पीओजे के में सर्जिकल स्ट्राइक्स करके बालाकोट में टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा के अपनी कमिटमेंट को जाहिर किया है। हम भारत सरकार के ऊपर पूरा हमें यकीन है कि वो पीओजे के का जो हिस्सा है उसको वापस लेंगे। चलिए, आज का कार्यक्रम हम यहीं पे खत्म करते हैं। I wish that what you say is correct and I can go back to Mirpur। ऐसा ही होगा आने वाले वक्त में, आप देखेंगे बहुत सी चीजें होंगी। ओके, थैंक यू। ओके, नमस्कार। हाँ, उनको वो इसलिए लड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि एमिनिशन नहीं था, और हथियार भी बेफायदा हो जाते हैं बिना एमिनिशन के। तो ये मीरपुर के बारे में बात नहीं बहुत पता है लोगों को। राव रतन सिंह तो खुद तो वो कमांडर नहीं थे, वो सिविलियन नहीं थे, लेकिन आर्मी की सिचुएशन ये थी कि उनके पास एमिनिशन खत्म हो गया था, और ये डर और एक उम्मीद उनको बता रहे थे कि पहुंच जाइए, अब ब्रिगेड आ गया है, पहुंच जाएगा, उसमें आप एमिनिशन खत्म होता रहा। तो ये वजह थी, मैं आपको बता रहा हूँ।
बस ठीक है।